And welcome everyone. I am Anisha. I welcome all of you to my channel Virtual Classes. In this video we are going to start another new chapter, that is chapter number 6. Okay, this also deals with your history. All right, history, the beginnings of Indian civilization. तो आज इस वीडियो से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन बोथ हिंदी एज वेल एज इन English. Okay, so let's get started. See, there is a quotation given by B.B. Lal here, so let us go through that quotation. See, the first before going to the quotation, see the name of the chapter, the beginning of Indian civilization, means here we are going to witness the transitional period of development from before, as we have read in our previous chapter, that is in chapter number 4, that early humans, they used to live in the caves, isn't it? They used to do rock paintings, and after that they started growing crops. So we are going to witness that journey here, the transitional period from that hunter gatherers to a settler now here. Okay, now they are becoming they are settling in one place, isn't it? So let's start. देखो, ये चैप्टर का नाम जो है द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जो डेवलपमेंट हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन में, जो जैसे छोटे छोटे विलेज पहले थे, उसके बाद जैसे सिटीज़ में वो चेंज हुआ, तो वो ट्रांजिशनल पीरियड जो था. और हमने जो देखा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या वहाँ पे वो केव्स में रहते, वो गुफाओं में रहते थे, है कि नहीं? तो वो हंटर और गैदरर्स थे ज़्यादातर, वो शिकार करके खाते थे. और उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या देखा कि वो क्रॉप ग्रो करने लग गए, और क्रॉप ग्रो करने के बाद वो क्या बन गए? वो बन गए फार्मर्स और हर्डर्स बन गए, है कि नहीं? तो वो जो ट्रांजिशनल पीरियड है, जो वो चेंजिंग पीरियड है, तो उस बारे में हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे. जो सिविलाइजेशन का मतलब होता है इन शॉर्ट एडवांसमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी, दैट मीन्स डेवलपमेंट. ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन में, जो कि कॉमनली हम क्या भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी हम इसको बोलेंगे. तो ये कोटेशन देखते हैं, आइए. द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पन. ये हड़प्पन जो है सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये सबसे पहले एक्सकेवेट हुआ था. ठीक है, सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी और इसके बारे में हमें पता लगा था. कब हुआ था? 1920 के आसपास हुआ था. ठीक है. Indus or Indus Saraswati civilization was indeed remarkable in many ways. It showed how a well-balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं बीबी लाल जी? ये बोल रहे हैं कि जो ये सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ इसको क्या भी बोला जाता है? इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. तो ये बहुत रिमार्केबल भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी थे तब, क्योंकि तब भी था कि रिच एंड पुअर तो थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि तब के टाइम में कि रिच जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे. जो बाद के पीरियड हमने देखे, वहाँ पे क्या होता था? एक्सप्लॉइटेशन होता है ज़्यादातर गरीब लोगों का, है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ इस टाइम पे क्या था, वहाँ पे एक ऐसा टाइप का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं था. डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो लोग मिलजुल के रहते थे. यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं था. ये लोग मिलजुल के, म्यूचुअल एकोमोडेशन, मिलजुल के एक दूसरे का साथ दे के ये रहते थे. ठीक है. See here in these quotation, what they are saying is that in the most ancient civilization, okay, of India is known as the Harappan civilization, which is also named as Indus or Indus Saraswati civilization. Okay, and this is remarkable in so many ways because it shows, because in that time the community was very balanced and there was no differences that existed between the rich and the poor, and the rich never exploited the poor people also. They lived in harmony, they lived in mutual accommodation by helping one another. There was no such concept of exploitation and all those things. Okay, so we are going to see about that. So now let us see what are the 3 big questions that we are going to cover in this chapter. तो आइए हम देखते हैं वो जो 3 क्वेश्चंस क्या है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन. से पहला हम सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि ये चैप्टर का नाम ही सिविलाइजेशन है कि नहीं? तो इंडियन सिविलाइजेशन है, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. तो पहले हम सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे. यहाँ पे प्रॉपर एक डेफिनेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो उस बारे में हम देखेंगे. और व्हाट आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुआ, सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ, वो क्या क्या थे उसके बारे में हम जानेंगे.
जानेंगे। और लास्ट में क्या है, व्हाट वेयर इट्स मेजर अचीवमेंट, तो अचीवमेंट्स क्या क्या थे, क्या क्या एडवांसमेंट ये लेके आए, क्या क्या डेवलपमेंट ये लेके आए, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो द थ्री बिग क्वेश्चन इज दैट फर्स्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एज दिस चैप्टर, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन civilization, isn't it? So we are going to understand the concept of civilization, where they have given a proper definition by giving various points. We are going to see all those points, we are going to analyze all the points, and after that we are going to see what was the earliest civilization of Indian subcontinent, the earliest civilization, the earlier development that takes place in the Indian subcontinent. And after that, lastly what we are going to see, what were its major achievements, means what are the things that they have achieved by these civilizations, okay. And if they haven't achieved such thing, then we will not be in the phase of development as we are in now. So we have the initial phase of development, the initial phase of achievement also we are going to see here in this chapter, okay. So here there is image given over here, and this is the north gate entrance of Dholabira, which is in Gujarat. This Dholabira was a very important important reason of the Harappan civilization, especially for trading purpose. It was one of the developed city along with Mohenjo-daro, okay. Mohenjo-daro and Dholabira were one of the famous city of the Harappan civilization, that is the Indus civilization or the Indus Saraswati civilization, okay. तो ये क्या ये एक इमेज दिया हुआ है, या ये कहाँ का इमेज है, ये जो है धोलावीरा का है, कैस्टल एरिया का है, जो नॉर्थ गेट की तरफ के एंट्रांस वाला एरिया है। जो धोलावीरा किस चीज़ के लिए फेमस था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तब ये ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए बहुत फेमस था। ये भी एक डेवलप सिटी था उस टाइम का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे मोहनजोदारो एक डेवलप सिटी है, धोलावीरा, तो इन सब बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे टाउन प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन की मीनिंग को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। सो उससे पहले हम ये मेटलर्जी का डिफिनीशन देख लेते हैं, ताकि हमें जब ये पैराग्राफ पढ़े तो हमें इसका मीनिंग भी पता चले। देखो, मेटलर्जी का मतलब होता है इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर, प्यूरिफाइंग और कंबाइनिंग देम, as well as the scientific study of metals and their properties. So this metallurgy, it is the extraction of metals, okay. Metals, like in nature, when you are finding these metal, then what happens, you have to do various kind of extraction, isn't it? That process of extraction, it is known as metallurgy, okay. And along with the process of extraction, you are going to purify it, you are going to combine it again with another metal or another thing, isn't it? So that process, the whole process is known as metallurgy. And also the scientific study of these metals and their properties, okay. Like we used to say metal is a good conductor of electricity, isn't it? So such properties, these are all what? मेटलर्जी। द होल प्रोसेस इज़ नॉन एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? मेटलर्जी का मतलब होता है जैसे कि आप मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि हम नेचर में हमें जो मेटल मिलता है, जिस रूप में हमें मिलता है, उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है? पॉलिश करना पड़ता है, एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, एक एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मेटल को, है कि नहीं? तो जो एक्सट्रैक्ट करने का जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे कि हम अगर मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, तो उसको जो हम पढ़ते हैं तो वो साइंटिफिक स्टडी जो होती है मेटल्स के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो पहले व्हाट इज़ सिविलाइजेशन। एट द एंड ऑफ द चैप्टर 4 वी शो द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport, and moving towards civilization. So you remember in our 4th chapter where we have studied about the sources of history. So there what we have seen, we have studied about the early humans, those who were living in caves first, and after that what we have seen, the first crop grown. So in that process what happened, these humans, they started settling down and hamlets begin, isn't it? Hamlets, small village came into being. And what happened? So now and that small village again turns into small cities, and about which it was written that we are going to do in more detail in our upcoming chapter. So here we are going to do in more detail about that, okay. We are going to study more in detail about that civilization over here. So the first human, they started settling, they started practicing agriculture, they started developing technologies like it was mentioned, making of potteries and all, isn't it? So here constructions, they started beginning construction of house, and like they started making pakka house, okay.
made of bricks, which is burned bricks, okay, which has been used and discovered during the Harappan civilization, okay, excavation of Harappan civilization. And about the transport, they started exchanging things, isn't it, tradings. So they were moving slowly towards the civilization. So here civilization means they are moving towards the development, isn't it, they are developing their society. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जहाँ पे हमने पढ़ा था टाइमलाइन और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, जो सबसे पहले वाले ह्यूमन है वो केव्स वगैरह में रहते थे, वो वहीं पे रहते थे, है कि नहीं, अंदर ही जो शिकार पे जाते थे, फिर वो जंगलों से खाने के लिए ढूंढते थे, गैदर करते थे फ्रूट्स वगैरह, फिर लेके आते थे, फिर सब साथ में मिल के खाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्रॉप्स के बारे में हमने देखा, जब क्रॉप्स वगैरह ह्यूमन ने जब ग्रो करना स्टार्ट किया तो वो क्या करने लगे, वो सेटल होने लगे, छोटे छोटे घर वगैरह बनाने लगे, छोटे विलेजेस वगैरह बनने लगे, जिसको हमने क्या पढ़ा था, हैमलेट्स बोला था, है कि नहीं। तो उस सब चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर 4 में थोड़ा बहुत हमें बताया गया था। तो उस पर हमें क्या बोला था कि हम चैप्टर नंबर जो 5 है, सॉरी जो 6 है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम उसी सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो कैसे उस सिविलाइजेशन में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करने लग गए, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह डेवलप होने लगे, जैसे कि पोट्रीज वगैरह वो बनाने लग गए, कंस्ट्रक्शन करने लग गए, हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करने लग गए, पक्का हाउस बनाने लग गए, ठीक है। और उसके बाद मेटलर्जी करने लगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो हमने अभी मीनिंग समझा वो उसके बारे में भी वो जानने लग गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह आया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन की तरफ गए। सिविलाइजेशन की तरफ गए मतलब धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की तरफ गए, धीरे धीरे वो तरक्की की तरफ गए। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे विलेज को कैसे टाउन में कन्वर्ट किया। तो वो टाउन्स जो है तब के टाइम के, वो हमें मिला है कहाँ पे, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक्सकवेट किया हुआ था, जब खुदाई वगैरह हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई वगैरह की थी, तो हमें उसके बारे में पता चला। तो उसी खुदाई में क्या क्या मिला, उसी एक्सकवेशन में हमें क्या क्या मिला, क्या क्या सोर्सेस मिले, उसी सोर्सेस के आधार पे हम यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सिविलाइजेशन का मीनिंग को देखेंगे। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन क्या है? In general, the term is used for an advanced stage of human society. Human society का जो advanced stage है उसको हम क्या बोलते हैं, civilization बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। To be precise, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics. So, जब भी कोई सोसाइटी सिविलाइज्ड होती है, जब भी कोई टाउन सिविलाइज्ड होती है, तो इन जो प्रॉपर्टी है हमें हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ये सब इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे, ये उनमें मौजूद होना चाहिए, खूबियाँ जो है ये उस पर मौजूद होना चाहिए। तो हम देखते क्या क्या है। See, whenever we talked of civilization, it means the advanced stage of human societies, okay, when they are going through a phase of development. So in that advanced phase of society, what are the characteristics that is been needed? So we are going to see about those characteristics over here, okay. Some form of government. See, there are कुछ जो government forms होने चाहिए वहाँ पे, यार एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो सब कुछ, जैसे लीडर्स टाइप होते हैं ना, जो देखभाल करते हैं कि अच्छा ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं है, जो न्याय वगैरह करेगा, ठीक है। क्योंकि तब के टाइम में भी तो लोग क्राइम तो कमिट करते ही होंगे ना, तो उसमें तब न्याय वगैरह देने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर गवर्नमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। सो क्यों, टू मैनेज अ मोर कम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज। सो क्योंकि एक सोसाइटी जब ग्रो करने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगती है, तो वो एक आदमी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते कि चलो यही सब कुछ देखेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, है ना। तो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं तो देश को कैसे चलाओगे। जैसे कि हमें जो आज के टाइम में है हमारे पास, जैसे प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन देखते कहाँ पे क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं, एग्जीक्यूट करती है। तो ये क्यों चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को हम अगर ऐसे ही छोड़ दें, हम इंडिया को हम ऐसे ही छोड़ दें बिना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के या बिना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के, तो क्या हाल होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बुरा हाल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें क्या, गवर्नमेंट तो चाहिए ही चाहिए। So the first characteristics of a civilized society is that it should have some form of government. Why? Because it is very necessary to manage some societies and its various activities. Otherwise, what will happen if there is no government, or if there is no administrations, if there is no rules and regulation, the society will be in chaos, isn't it? There will be like everyone will be doing whatever they wanted, and there will be so many crimes and so many killings, and like everyone will be saying, okay, this is mine, this is mine. So in order to manage all those things, we need a form of government who will
develop the nation. Otherwise people will never think of developing their place, isn't it? So if we have a government, proper government and administration, they will always work for the development of the society, and they will always work for the development and welfare of the people who are living over there, isn't it? So for that purpose we need government and administration. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अर्बनिज्म. जो अर्बनिज्म क्या है, जो एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग होता है. जैसे कि हम जैसे घर बना, एक सोसाइटी बना रहे, तो ऐसे बस सोसाइटी बनाने का मतलब ये नहीं कि बस घरों को खड़े कर दे. प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए. वाटर सिस्टम कहाँ से आएगा, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से आएगा, रास्ता कैसा होगा, कहाँ से क्या होगा, तो प्रॉपर जो अच्छे से जो मैनेज होता है वो अर्बनिज्म हम बोलते हैं. ठीक है. सो टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट. देखो मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा. जैसे सिर्फ घर बना के छोड़ देने से ऐसा कुछ वो अपने आप ऐसे अपने आप ही वो सारा उसके जैसे टाइम टू टाइम मरम्मत करना पड़ता है कि नहीं. तो वो सब कुछ किस पे आ जाता है, अर्बनिज्म पे आ जाता है, जो प्रोसेस होता है जो डेवलपमेंट का. ठीक है. सो विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम. सो यहाँ पे क्या है, वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए. जैसे कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था. आज के टाइम का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उससे भी ज़्यादा अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम था. प्रॉपरली उन्होंने अच्छे से प्लान कर रखा था. उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, अर्बनिज्म बोलते हैं. ठीक है. सो अर्बनिज्म इज़ दैट टाउन प्लानिंग इन विच देयर इज़ यूज्ड टू बी द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट. जस्ट बाय बिल्डिंग होम्स एंड जस्ट बाय going away, it doesn't mean urbanism. We have to take care of that, isn't it? You have to manage that, like from where you are going to take the water, from where you are going to make the drainage system, how will be the road, how many connections will be there. So all these things, this means urbanism. Okay. Next, what should be there? A variety of crafts includes the management of raw materials such as stones or metals, and the production of finished goods such as ornaments and tools. So another characteristic is that there should be craft. So it includes management of raw materials. We have so many raw materials, for example stones or metals, isn't it? So out of stone we can make so many things, and out of metals we can make so many things. So we should have that idea of about this craftism. Okay. And the production of this finished good, production to produce the finished goods such as ornaments and tools. So you will be making, that time they used to make tools out of stones, and they used to make ornaments out of metals and beads and everything, isn't it? So craft was there, isn't it? So because of that also what we have seen that okay, that time it was been civilized. It has been civilized society, this Harappan society, because so many such sources we have, so many such sources and objects we have found, okay, through excavation. तो यहाँ पे क्या है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए, क्राफ्ट. वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्राफ्ट वगैरह को मैनेज करना आना चाहिए. जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल होता है, तो स्टोन्स और मेटल्स एक रॉ मटेरियल हो गया, तो आप इसमें से क्या क्या बना सकते हो, टूल्स वगैरह बनाओगे, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाओगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो आप कैसा मैनेज करोगे, ये सब कुछ अगर वहाँ पे एक सोसाइटी में मौजूद है तो वो भी क्या दर्शाता है कि ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, एक सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है. नेक्स्ट क्या है, ट्रेड. देखो ट्रेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरनल एज वेल एज विद इन अ सिटी और अ रीजन, एंड एक्सटर्नल जो बाहर का ट्रेड, जैसे इंपोर्ट भी करना और एक्सपोर्ट भी करना. सो विद डिस्टेंस रीजन और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल sorts ऑफ गुड्स. सो विदाउट ट्रेडिंग यू विल नेवर गो ऑन फॉर अ डेवलपमेंट, बिकॉज trading, if you have something produced in excess, you can sell it or you can exchange it with another product, isn't it? So that is why trade is very much important, internal within the country as well as external means outside the country. So trading, यहाँ पे जो व्यापार है, जो व्यापार वगैरह है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिटी के अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि अगर ट्रेडिंग नहीं है तो हमें गुड्स वगैरह बाहर की चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं लगेगा, और जो हमने जो ज़्यादा चीज़ें बना ली है, जो हमने जो ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर ली है, तो उसको भी तो बेचना पड़ता है हमें, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या है, ट्रेडिंग की भी बहुत ज़रूरत है. तो ट्रेडिंग भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या दर्शाता है कि एक सोसाइटी सिविलाइजेशन की ओर जा रहा है. जैसे कि आज के टाइम में भी अगर आप देख लो, अगर जैसे ट्रेडिंग से क्या होता है, मनी पैसा बनता है कि नहीं, जो पैसा जो बनता है उससे क्या होता है, देश का ओवरऑल हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आज के टाइम में भी आप देख लो, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है, जो बिज़नेस है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है कि नहीं? तो उनके कारण हमारे कंट्री का GDP भी बढ़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल जैसे अंबानी है, टाटा ग्रुप है, इज़न्ट इट? सो
इनके कारण क्या हुआ, हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ी हुई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है अगर ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे ही ये तो बड़े बिजनेसमैन हो गए, ऐसे करके बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन भी बहुत सारे, तो उनके क्या होता है, ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ होता है, ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, तो वो सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद देखते हैं सम फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। सी राइटिंग शुड बी देयर, द पीपल शुड नो हाउ टू रीड एंड राइट, इजंट इट नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। तो आपको रिकॉर्ड वगैरह रखना होगा, अगर आपने कुछ कर लिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो रिकॉर्ड्स वगैरह आपको मेंटेन करने के लिए राइटिंग्स का भी होना ज़रूरी होता है। तो जब राइटिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, हम क्या मानते हैं, चलो डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या है दूसरा, cultural ideas about life and the world expressed through art, architecture, literature, oral traditions और social custom। जो दूसरा है कल्चरल आइडियाज़ है। ठीक है, क्योंकि अगर कल्चरल आइडियाज़ है तो हम जैसे हमारे लाइफ के बारे में कल्चरल आइडियाज़ और वर्ल्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कैसा कल्चर है और बाहर कैसा कल्चर है, और हमें उसको एक्सप्रेस करना भी चाहिए। जैसे आर्ट वगैरह, जैसे लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, है कि नहीं, अगर तब के टाइम में पेंटिंग वगैरह नहीं करते तो हमें पता ही नहीं लगता कि अच्छा कि कौन से कल्चर ये फॉलो करते थे, किस टाइप के ड्रेस वगैरह ये डालते थे, अगर इन्होंने तब स्कल्पचर वगैरह नहीं बनाया होता, इंस्क्रिप्शन वगैरह नहीं बनाया होता, आर्किटेक्ट अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए होते, लिटरेचर तब का नहीं होता, वैदिक जैसे लिटरेचर है, टेक्स्ट है, उनमें से हमें बहुत कुछ पता चला। और जो ओरल ट्रेडिशन है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो पास करते हैं, जो सोशल कस्टम है, कैसे टाइप के वो सोशल कस्टम, किस टाइप के कस्टम्स को वो फॉलो करते थे, किस बिलीफ को फॉलो करते थे, भगवान को मानते थे या नहीं, या किस चीज़ की पूजा करते थे, तो इन सब चीज़ अगर ये कल्चर आइडियाज़ वगैरह भी अगर है एक सोसाइटी में, तो ये क्या दर्शाता है, सिविलाइजेशन दर्शाता है। सो द नेक्स्ट इज़ दैट the cultural ideas, isn't it? Like we should have a proper ideas about our life as well as about the world, what is going in our country as well as what is going in the outside our country, and this we should know how to express through art, because if we haven't found any type of paintings or any monuments, architects, isn't it, or any types of text, then we will have very few information about our history, isn't it? So these cultural ideas are also very much important. Okay, and the last, that is a productive agriculture, enough to feed not just a village but also the city. See, if you are producing, if you are on to farming, if you are into production of agriculture, then it doesn't mean that you are feeding only yourself or your village. You should be able to feed the entire cities. You should be able to supply the entire cities. If you are able to supply the entire cities, then what will happen, you will grow, your business will grow, isn't it? Overall development will there, and naturally civilization will come. So these were some of the characteristics through which civilization, we defined civilization. Okay, I hope you have understood. आई होप आपको समझ आ गया हो जो हमने किया ना, क्या क्या हमने किया। देखिए, अर्बनिज़म के बारे में हमने देखा, जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सोसाइटी में अर्बनिज्म होना चाहिए, क्राफ्ट होना चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, कल्चरल आइडियाज़ होना चाहिए, और लास्टली क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, है कि नहीं, फार्मिंग वगैरह, जैसे कि आप सिर्फ अपने लिए अनाज नहीं आप उगा रहे हो या विलेज के लिए नहीं उगा रहे हो, बाकी आप सिटीज़ के लिए भी कर रहे हो। आप क्या बोलते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हो दूसरों को, ताकि क्या, अगर आप एक्सपोर्ट करते तो आप पैसा ज़्यादा कमाओगे, है कि नहीं, अगर ज़्यादा कमाओगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, तो डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तो क्या हुआ, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने लगोगे। तो ये इसलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ के, सिविलाइजेशन के। सो आई होप इट इज़ क्लियर। Next is think about it. Which of the above characteristics do you think is the most fundamental, that is characteristics essential to development of all others? See, इनमें से जो हमने देखा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है, इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी है? तो आप अपने हिसाब से बताओगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने तो कर लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most society in the world today. जो अभी हमने characteristics देखी, जो ये आज के टाइम में ये सब कुछ मौजूद है कि नहीं। But when did civilization begin in the sense we have now defined? But when this civilization begins, see, in the modern society which we have today, we have all the characteristics that we have just studied before. But when did this civilization begin? Okay, from when did the civilization begin, from where and how? So we are going to see about that. Okay, जैसे कि हमने देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, वो सब कुछ आज के सोसाइटी में सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये
चालू कहाँ से हुआ, ये डेवलपमेंट होना कब स्टार्ट हुआ और कहाँ पे हुआ, तो इस बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। Civilization began at different times in different parts of the world in the region known as Mesopotamia, okay, modern Iraq and Syria, जो कि इराक और सीरिया में है, that happened about 6,000 years ago. And civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. You will learn about these and few more civilization in later grade. In many ways, humanity would not have reached its present stage without the enormous contribution and advancements of those ancient civilization. जो सबसे ancient civilization, सबसे पुराना civilization कौन सा है? जो सबसे पुराना civilization जो हमें पता चला है वो है मेसोपोटामिया, जो कि इराक और सीरिया में है, जो कि 6000 साल पहले हुआ था civilization तब मेसोपोटामिया में, ठीक है। उसके बाद कुछ सेंचुरीज़ के बाद, मतलब कुछ 100-200 साल बाद फिर कहाँ पे हुआ, इजिप्ट में हुआ। तो जब ये सिविलाइजेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, जो ये अगर तब सिविलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता तो आज के टाइम जो हम सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में जो सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वो भी वहाँ पे इतनी जल्दी पहुँचा नहीं होता। तो इनकी भी कंट्रीब्यूशन है, तो इनके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, आपके लेटर, आपके जो बाकी जो क्लास 7 या 8 में हम डिटेल में आपके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन से में हम वो करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन की भी काफ़ी है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कंसंट्रेट करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सी हियर, civilization began in different times in different parts, okay, and the first known civilization, the ancient civilization, is known as, it happened in the Mesopotamia, which is now in the Iraq and Syria, okay, which happened around 6,000 years ago. And after that, after few centuries, again it happened in Egypt. And the civilization that taken place in Mesopotamia and Egypt has contributed in the civilization that taken place in the Indian civilization, okay. So this ancient civilization has a great role in contributing this civilization further. So about them we are going to learn in our later grades in detail. So here, as per now this chapter, as per now your class, what we are going to do, we are going to look only at the Indian subcontinent civilization, which begins in the northwest region, which will our story also begin. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इंडियन सब कंटिनेंट के सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। जो बिगिन कहाँ से होगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन से होगा। तो नॉर्थ वेस्ट के रीजन के सिविलाइजेशन से हम पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इंडिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो कि कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सी दे हैव गिवन अ टाइम लाइन ऑल्सो हियर। Beginning of Mesopotamian civilization, it happens in 4000 BCE. That means if you calculate with today, we are in 2024, that means around 6,000 years. See, it is mentioned over there, isn't it? That makes 6,000 years before, okay. So before Christ era, before common era, okay. And here, beginning of Egyptian civilization, this happens 3000 BC, that means around 5,000 years ago, isn't it, if we see with today's civilization. And here, Indus Saraswati civilization, it happens somewhere around here 2600 to 1900 BCE here, okay, 2600 to 1900 BC. That means if we combine with today, then 4600 years ago, okay. So we are going to study about the Indian civilization, Indus Saraswati civilization, which is also known as Harappa civilization, all right. So from village to town, see, from hamlets to town, we have used the term hamlets in a previous chapter, isn't it? So from village to town, let us see here, okay. The vast plain of the Punjab today, divided between India and Pakistan, and Sindh now, which is in Pakistan, are watered by the Indus river. See, we have studied about the Indus river, which is in the northwestern part of the India. It has several tributaries also, isn't it? What is this tributaries? See, a river that flows into a larger river or lake. For instance, the Yamuna is a tributary of the Ganga. See, tributaries means if a smaller river is connected to a larger river, then that is known as the tributary. Here, for example, the tributaries of Indus are Jhelum, Chenab, Byas, Satluj. These are all the tributaries of Indus. We will see in the map as well, okay. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वास्ट प्लेन है जो पंजाब के है जो आज के टाइम में, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब डिवीज़न होने से पहले की बात हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो
और सिंध जो कि अब पंजाब में है, सॉरी जो कि अब पाकिस्तान में। ये कहाँ, इनको पानी कहाँ से मिलता है? इंडस रिवर से और इनके ट्रिब्यूटरीज से। और इनके ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होते हैं? जो छोटे छोटे रिवर बड़ी रिवर में जाके बहते हैं उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, ठीक है, आगे भी हम देखेंगे। झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, सरस्वती, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये रिवर्स जहाँ पे फ्लो होता है तो वहाँ पे फुट प्लेन होता है कि नहीं? तो वहाँ पे क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है वहाँ का लैंड। सो दिस मेड दोज प्लेन फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसलिए वहाँ का जो लैंड है, जो स्पेशली जो पंजाब वाला एरिया और सिंध वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, बहुत उपजाऊ है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। See the fertiles, these area of Punjab and Sindh, okay, which is now in Pakistan, these are very much fertile. Why? Because of this river Indus and its tributaries, and that is why these are very much favorable for agriculture, and that is why production over there in Punjab and Haryana also, if you see today, they have a greater production of agriculture, isn't it? So why? Because they have a very fertile land. A little further east, a few millennium ago, means centuries, isn't it? 1,000 years, isn't it? Another river, that is the Saraswati, used to flow from the foothills of the Himalayas through the Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. So before a few thousand years ago, what happened? There was another river named as Saraswati, which is now dried up, okay, which is now dried up totally. So this also used to flow from where? From the foothills of the Himalayas, through which region? Haryana, Punjab and parts of Rajasthan and Gujarat. So we will see here in these figure 6.3. In this whole region, from about 3500 BCE, villages grew in towns. So in this region, in this part, in northwestern part, okay, this is all the northwestern part of the in India, okay. So what happened? 3500 BC. So if you add today's date, then what will happen? Around 4500 years ago, okay. These small villages, they started growing in town, and with increasing trades and other exchanges, see, trade has a great role, okay. Those towns further grew into cities, and this transition happened around 2600 BCE. So before Christ era, okay, this is all before Christ era, and if you add up 2400 more, then around 4500, it will come around 4500 years ago, okay. So here what happened? These small towns, they started growing into village, into this small village, they started growing into towns, and these towns into cities. Why? The reason behind it, through trading and exchanges, isn't it? Barter system was there during those time, okay. So this transition happened around 2600 BCE, before Christ era. So यहाँ पे क्या हुआ? जो छोटे छोटे विलेज थे, हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो विलेज धीरे धीरे टाउन्स में बदलने लगे, जो टाउन्स है वो सिटीज़ में बदलने लग गए। तो किस चीज़ के? इंक्रीजिंग टैक्स, व्यापार वगैरह बढ़ने के कारण, और अदर एक्सचेंजेस, जो तब के टाइम में बार्टर सिस्टम्स वगैरह होता था, तो इसके कारण क्या हुआ? सिटीज़ वगैरह डेवलप्ड होने लगे। और ये कब हुआ? 2600 साल BCE पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। Archaeologists gave this civilization several names: Indus, Harappan, Indus Saraswati और सिंधु सरस्वती civilization. So यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे नाम दिए इस civilization को, ठीक है। तो जैसे कि इंडस civilization, हड़प्पन civilization, इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती. We will use all this term its habitants are called Harappans. It is one of the oldest civilization in the world. जो इंडस वैली civilization है या सरस्वती civilization है, इंडस सरस्वती civilization है, जो inhabitants, जो यहाँ पे लोग रहते थे, उनको क्या बोलते थे? हड़प्पन्स बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए भी हड़प्पन civilization हम बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट civilization है, ठीक है, वर्ल्ड की। तो इस बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। Why are the inhabitants of this civilization Harappans today? Why are the inhabitants of this civilization called Harappans today? This is simply because the city of Harappa today, which is in Pakistan, Punjab, was the first of the civilization to be excavated way back in 1920, over a century ago. आज से 100 साल पहले ये excavate हुआ था Harappans, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को, हम inhabitants को हम हड़प्पन क्यों बोलते? हड़प्पन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लोग रहते थे, ये लोग हड़प्पा सिटी में रहते थे, इसलिए इनको हड़प्पन्स बोलते हैं। जो कहाँ पे आज? पाकिस्तान की, ये पंजाब में था तब, लेकिन अब कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है, ठीक है।
तो ये आज से 100 साल, देखिए एग्जैक्टली 100 साल पहले ये एक्सकेवेट हुआ था। सो दिस डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो डेवलपमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ साइट्स दिए गए, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स है इंडिया के। ठीक है, जो मैप है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह के नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा है, दबरकोट है, कालीबंगन है, ओके, बिरा है, चौहनहोदारो है, मोहनजोदारो है, लखनजोदारो है, बालाकोट है। ठीक है, और धोलावीरा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नागवदा है, बक्सकरा है, लोथाल है, लोथाल भी इंपॉर्टेंट सिटी है, नागेश्वर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है कब के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के। ठीक है, मेन सेटलमेंट्स जो तब थे ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी हम करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन द मैप। एज अ क्लास एक्टिविटी कैन यू ट्राई टू मैच द सिटीज़ विद द मॉडर्न स्टेट और रीजन इन द टेबल ऑफ द नेक्स्ट पेज। तो हम एक एक्टिविटी है यहाँ पे ये कर लेते हैं, जो रीज़न है ये कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, जो रीज़न है कहाँ कहाँ से आते हैं, ये रीज़न के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो पहले है धोलावीरा, जो मैंने मार्क करवाया था आपको, ये कहाँ पे, ये गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे, जैसे हमने जान लिया ये पंजाब में है। कालीबंगन कहाँ पे, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है, और मोहनजोदारो कहाँ पे, मोहनजोदारो सिंध में है, जो कि आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। आज के टाइम में ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे, ये हरियाणा में है। तो ये एक्टिविटी हो गया है। तो द मैप which is in the 6.3 on page 89 shows the Indus or the Sindhu and its 5 main tributaries. Important cities grew along those rivers such as Mohenjo-daro and Harappa. But there are also many sites along the Saraswati River which today goes by the name of Ghaggar in India and Hakra in Pakistan. Hence the name Ghaggar Hakra River. This river is now seasonal because it flows only during the rainy season. So the Saraswati River, okay, which is in the figure, we'll see. Okay, first let us marked out this river. Okay, here there is a map over here. We have done in our previous class also. See, यहाँ पे देखो, इस मैप में हम देख लेते हैं सरस्वती रिवर कहाँ पे, और इसके आसपास जो सिटी है, देखो मोहनजोदारो यहाँ पे, ये रहा रिवर सरस्वती, है कि नहीं। तो ये मोहनजोदारो यहाँ पे है, और उसके बाद देखो ये इंडस रिवर यहाँ पे, इंडस रिवर के बारे में भी हम बात करेंगे। इनके ट्रिब्यूटरीज कौन से, झेलम, चेनाब, रवि, सुतलेस, ब्यास, ये सारे इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ये सरस्वती रिवर जो है यहाँ पे है। तो इसके आसपास भी साइट्स बहुत मिले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो कहाँ पे है वो मैप में, तो हमने मार्क कर लिया है उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सरस्वती रिवर है ये इंडस के साथ है, जो हमने अभी देखा ना, जिसको सिंधु भी बोला जाता था। और इनके 5 मेन ट्रिब्यूटरीज से जो हमने देखा, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, ये सारे इनके आसपास जो है सिटीज़ वगैरह डेवलप होने लगे, लोग सेटल होने लगे। क्यों सेटल होने लगे रिवर के आसपास, क्योंकि रिवर के आसपास क्या होता है, वहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल होता है कि नहीं। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जब आप कुछ भी उगाते हो तो वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है वो जगह। और दूसरा फ़ायदा क्या है, पानी आपको मिल जाता है इस पास में ही, क्योंकि तब तो ऐसा सिस्टम नहीं था ना कि बोरोवेल से या ट्यूबवेल लगा ले, घर घर में पानी आ जाए। तो वो पानी के आसपास ही लोग सेटल करते होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे सिटीज़ आए, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। ठीक है, तो इनके साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे बाकी साइट्स भी हमें देखने को मिले। तो ये जो रिवर सरस्वती है, तो आज ये किस नाम से जाना जाता है, घाघर। जैसे इंडिया में इसको घाघर बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान वाली साइड, दोनों साइड में है। ठीक है, तो और ये हकड़ा किस में बोलते हैं, पाकिस्तान में। तो ये इसका नाम क्या पड़ गया, घाघर हकड़ा रिवर। और ये रिवर अब क्या है, सीजनल है, मतलब जब मानसून सीज़न हो या रेनी सीज़न हो तब भी इसमें पानी रहती है, वरना ये पानी यहाँ पे नहीं रहता, वरना ये नदी सूख जाती है। मतलब सरस्वती रिवर जो है वो सूख गई, लेकिन इसके पास कौन सी रिवर अभी पाई जाती है, घाघर हकड़ा। ठीक है, जो कि इंडिया में हम घाघर बोलते हैं और पाकिस्तान में हकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये सीजनल है, तो पेरिनियल नहीं है। देखो पेरिनियल मतलब जहाँ पे साल भर वहाँ पे पानी रहती है नदी पे, जैसे गंगा रिवर है कि नहीं। तो वहाँ पे वो साल भर पानी रहती है, वहाँ पे कभी वो सूखता नहीं है। ठीक है, कम हो जाता है लेकिन वो सूखता नहीं है। लेकिन ये रिवर क्या है, ये पूरा सूख जाता है। बस ये रेनी सीजन में जब बारिश का मौसम होता है, जब मानसून टाइम होता है, तभी यहाँ वहाँ पर ये पानी रहता है इस रिवर में। ठीक है, सो
here in the map that we have just seen, we have seen these, it shows the Indus, Sindhu, which is Sindhu, isn't it, and its 5 main tributaries which we have already marked, and along them, okay, so many cities grew, okay, and such as one of those important cities are this Mohenjo-daro and this Harappa, and along with them many other sites were also been discovered, okay, many other sites were also been excavated when which was done by the archaeologists, and even today also they are trying to excavate more and more and discovered more cities or civilization which was there in the ancient India. But and this river Saraswati, okay, this river Saraswati, it has been believed that this has already been dried up. So in its place there is another river which we call Ghaggar in India and Hakra in Pakistan. So what happened, this river is now seasonal, it is not perennial. So perennial means when there is water throughout the year, isn't it? But now this is seasonal, that means only during the rainfall season, only during the monsoon season, whenever it rains, only at that time you will find water over the river, water will flow over the river. Okay, so this Saraswati river is first mentioned in the Rig Veda. Rig Veda, remember, we have done the ancient text and we are going to do in more detail in our next chapter, that is chapter number 7. Okay, an ancient collection of prayer which we will read about in chapter 7. In this text, Saraswati is worshipped both as a goddess and a river flowing from the mountain. So here this Saraswati river was been first mentioned in the Rig Veda, and here Saraswati river has been worshipped. It has been considered as a sacred river, okay, and it has been worshipped as a goddess, and that the river which is flowing from the mountain to the sea. And later texts describe the river as drying up and eventually disappearing. See, afterwards, whatever text we have found, we have studied that this Saraswati river, it is already drying up and eventually now there is no more Saraswati river, it is already disappeared, it is disappearing now. Okay, जो ये सरस्वती रिवर है इसका फर्स्ट में कहाँ पे मेंशन हुआ था, इसके बारे में ऋग वेदा में मेंशन हुआ था. आपको याद होगा ना, ऋग वेदा जो हमने किया था, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 हमने किया था, वहाँ पे हमने देखा था ऋग वेदा पे जैसे एक सोर्स है, एक टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट है, जिसके बारे में हम और डिटेल में अच्छे से चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे. तो इस पर सबसे पहले ये सरस्वती रिवर का मेंशन किया गया था. ठीक है, तो उसके बाद ये और एक चीज़ हमें क्या देखने को मिली, इसी टेक्स्ट में सरस्वती रिवर जो है उसको वर्शिप किया जाता है, उसको जैसे गॉडेस, उसको एक गॉडेस की तरह उनको वर्शिप किया जाता था, और ये बोला जाता था कि ये रिवर है जो माउंटेन से आती है, सी में जाके बह जाती है, सी में जाके बहती है. तो उसके बाद जो लेटर टेक्स्ट है, जो उसके बाद जो किताबें आए, तो उसमें भी हमें क्या देखने को मिला, जो ये रिवर है ये सूखना स्टार्ट कर दिया, और आज के टाइम में क्या है, ये रिवर है ही नहीं, ये ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी है, ये रिवर मौजूद ही नहीं है. ठीक है, तो ये था सरस्वती रिवर के बारे में थोड़ा सा जो छोटा सा टॉपिक था. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाउन प्लानिंग. तो टाउन प्लानिंग में हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदारो. जैसे प्लानिंग वगैरह कैसी थी इनकी, किस टाइप की स्ट्रक्चर थी, बिल्डिंग्स कैसी थी, क्या क्या था वहाँ पे स्ट्रीट्स कैसे थे, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम क्या था, और कैसा स्ट्रक्चर हमें मिला. ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दिस टाउन प्लानिंग. अंडर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ओके, एंड अबाउट देयर स्ट्रीट एंड व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स दैट वी हैव बीन डिस्कवर्ड. ऑलराइट, so let us continue. Harappa and Mohenjo-daro, which is now in Pakistan. So both of these cities are now where? In Pakistan. Before it was in Indian subcontinent. Okay, and I hope why I am mentioning as Indian subcontinent, I have already told the meaning, isn't it? If you have watched my previous classes, you will be knowing properly. So where the first two cities of this civilization to be discovered. So these two cities were the first which was been discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. So almost 100 years ago. Now it is 2024, isn't it? So in 1929, when it was excavated, okay, by the archaeologists, these two cities were discovered. And several other sites followed in the Indus plain, which is why the civilization was initially called the Indus Valley civilization. See, along with these two cities, okay, in this Indus plain, the Indus, the river, and near the river Indus, so many other sites were also been discovered. So that is also why this name Indus Valley civilization is been given to this civilization, okay, to these various sites, because it was near the Indus plains, Indus plain and Indus river. It is around the Indus plain which is near the Indus river. Okay, सो यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला सिटी जो डिस्कवर हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो. और ये
क्या कब इनको डिस्कवर किया था? 1924 में, जो कि ठीक 100 साल पहले, एग्जैक्टली सेंचुरी अगो हो, है कि नहीं। तो इनके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे साइट्स भी पाए गए, बहुत सारे सेटलमेंट्स भी पाए गए जो कि इंडस प्लेन्स में ही थे। तो इसी रीज़न से इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इनके कई, इस सिविलाइजेशन के कई नाम हैं, ठीक है। तो इस रीज़न से इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम भी रखा गया। तो बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज़ सच एज ढोलावीरा, Dholavira, which is in Gujarat, Rakhigari, which is in Haryana, Ganwirwala, which is in Cholistan desert of Pakistan, and hundreds of smaller sites such as, let us see here, such as Lothal in Gujarat were discovered. Okay, Lothal in Gujarat were discovered and some of them excavated. See, later on again, along with this Mohenjo-daro and Harappa, so many other major cities were also discovered. For example, Dholavira, which is in Gujarat, and Rakhigari, which is in Haryana, and Ganwiriwala, which is in the Cholistan desert, of which is now in Pakistan. Okay, deserts of Pakistan, and hundreds of other smaller sites such as Lothal in Gujarat. These were all discovered. Okay, and some of them were excavated. सो क्या हुआ, बाद में जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बाद उनके साथ साथ बहुत सारे साइट्स भी डिस्कवर्ड हुए, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम मेंशन किया गया है। तो इसके बाद इसको हम देखेंगे मैप में भी, सारा मैप में दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका मैप हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, उसमें जैसे कि ढोलावीरा डिस्कवर्ड हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फेमस रहा है, और जो कि गुजरात में है। और दूसरा है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। दूसरा है गनवीरीवाला जो कि पाकिस्तान के डेजर्ट में है, चोलिस्तान में, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स जैसे कि लोथाल जो कि गुजरात में सारे डिस्कवर्ड किए गए, और इनमें से बहुत सारे एक्सकवेटेड भी किए गए, मंदिर के बारे में पढ़ा गया और जाना गया कि चलो क्या क्या है। और सच डिस्कवरीज कंटिन्यूड इवन टुडे, तो आज के टाइम तक भी ये डिस्कवरीज जारी है, ठीक है। जो एक्सकवेशन है, जो साइट्स वगैरह में एक्सकवेट करते हैं, कहाँ पे क्या मिलता है, कुछ सुराग मिलता है, क्या मिलता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इसको एक्सकवेट कर रहे हैं, आज भी उसको और पढ़ रहे हैं, ठीक है। It is interesting to note that the Saraswati basin includes not only two major cities, which is Rakhigari and Ganwiriwala, but also several smaller ones, Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and few towns which is Birana and Banwali, both in Haryana. Indeed, the map makes clear the high density of sites in this region. So one more interesting thing is there, these along with these Saraswati basin, okay, we'll find out all these name, will mark all this name in the map also, okay. So what happened, this include not only these two major cities, which is Rakhigari or Ganwirla, okay, Ganwiriwala, but also several other small ones were also found, like Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and few more towns like Birana and Banwali both in Haryana. So in the map it makes more clearer, okay, like high density, high amount of sites were been discovered in that region. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सरस्वती बेसिन है, तो यहाँ पे बस ये जो टू सिटीज़ थी राखीगढ़ी और ये गनवीरवाला, ये थोड़ी बड़े सिटीज़ थे, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे छोटे बाकी सिटीज़ को भी डिस्कवर्ड किया गया, जैसे कि फरमाना है जो कि हरियाणा में है, कालीबंगन है जो कि अब राजस्थान में है, ठीक है। और फ्यू टाउन्स जैसे कि बिराना, बनवाली जो कि दोनों हरियाणा में है। तो जो मैप हमें मैप में सारा इनके बारे में दिखाया हुआ है, तो ये मैप हमें क्या दिखाता है कि जो ये रीजन है यहाँ पे बहुत सारे साइट्स, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स के साइट डिस्कवर्ड हुए। तो ये मैप को हम आइए एक बार और देख लेते हैं, और ये जो नाम अभी हमने पढ़े ये हम डिस्कवर कर लेते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को हम अभी डिटेल में कर रहे हैं। देखो कौन कौन से नाम थे जो अभी हमने पढ़े, एक तो ये था ना गनवीरीवाला, बिराना था, फरमाना था, राखीगढ़ी था, बनवाली था, कालीबंगन था, है कि नहीं, ढोलावीरा यहाँ पे है, लोथाल यहाँ पे है। तो ये देखो ये सारा नॉर्थ वेस्ट रीजन ही है इंडिया का, ठीक है, इंडियन सब कंटिनेंट का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ये सारा। तो ये हमने देख लिया ना कहाँ कहाँ पे ये साइट्स है। तो ये देखो बहुत सारे बाकी साइट्स भी दिया हुआ है ना, जैसे कि मंडा है, दबरकोट है, ये रहा हड़प्पा, यहाँ पे मुसाखेल, यहाँ पे चन्हू-दारो, देखिए बालाकोट, है ना, बहुत सारे ऐसे साइट्स हमें मेंशन यहाँ पे देखने को मिले इस रीजन में, इस इंडस रिवर के आसपास के रीजन में, ठीक है।
चलो आगे देख लेते हैं। द लार्जर हड़प्पा सिटीज़ वेर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान। तो हड़प्पा सिटीज़ जो है उनको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके, प्रॉपर प्लान करके बनाया गया था। दे हैड वाइड स्ट्रीट, जो कि हम अभी देखेंगे इस फिगर में, ठीक है, बाकी आने वाले फिगर में, which were often oriented to cardinal direction. Most cities seems to have been surrounded by fortification and had two distinct parts: the upper town where the local elite probably lived, and the lower town where the common people lived. See, these Harappa cities, okay, it was been discovered that it has been made by proper planning, okay, and they had a very wide street, which you will see in the picture is given, okay, and these where the streets were also very oriented to the cardinal direction. Cardinal direction means north, south, east, west, okay. So, and most of the cities, these cities were been surrounded by fortification. So what is this fortification? A massive wall surrounding a settlement or city, generally for protective purpose. See, in and around cities during those time, what happened, there used to be war and all, isn't it? So in order to protect their cities, what they used to do, they used to build huge wall, okay, huge walls which will be surrounding all their area, okay. So all their area, it will be again proper fortified for the protection of the people. Like in movies also, if you have seen, if you have observed that during movies which has been related with the kings and maharajas and all, you will see near their kingdoms and all, what will you see? Big walls with big gates are being made, isn't it? So those are not known as fortification, okay. And here in this town, what happened, two parts were found. The upper town, which where these local elite people lived. Elite here means the higher group of people, okay. Here the word elite refers to the higher layers of the society, such as rulers, officials, administrators, and often priests. Those were little rich, you can say, okay, little of higher society, higher profile. They used to live in the upper town area, and in the lower town area the common people lived. See, if you have watched the movie Mohenjo-daro, okay, of Hrithik Roshan, you will see proper, like they used to say nichla wala hissa and upar wala hissa, isn't it? So in that upper town, these rich people, respectable citizens, for example rulers, officials, and administrators used to live, and priests used to live, okay. And in the lower, the other common people used to live. So यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो ये हड़प्पा सिटी है, इसको बहुत अच्छे से प्लान करके, वेल प्लान सिटी ये पाया गया है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से इसको प्लान करके बनाया गया था। और उनके स्ट्रीट्स वगैरह भी बहुत वाइड थे, उनके रास्ते जो थे बहुत ही वाइड थे, बहुत बड़े बड़े थे, और जो अच्छे से वो डायरेक्शंस में, जैसे कार्डिनल डायरेक्शन में इन्होंने बनाया गया था, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे करके, ठीक है, इस और जाता था हर रास्ता। और ये क्या था, जो सिटीज़ थे वे सारे वॉल्स जैसे फोर्टिफाइड थे। जो हमने देखा फोर्टिफाइड का मीनिंग, जो जैसे आसपास पूरा एक वॉल बना देते ना कि एरिया के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एक कॉलोनी, एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी में एक बड़े बड़े वॉल्स वगैरह बना दे, तो क्या वो प्रोटेक्शन के लिए हो गया, उस जगह के लोगों के लिए। तो लेकिन तब के टाइम में क्या होता था, ये इन्होंने वॉल क्यों बनाया, तो क्योंकि तब के टाइम में क्या होता था, ये वार्स वगैरह, लड़ाई झगड़ा ये बहुत होता था कैप्चर करने के लिए, है कि नहीं। तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सिटीज़ को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बड़े बड़े ऐसे वॉल्स और गेट्स वगैरह बनाते थे। जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जो महाराजा राजा के मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं, उसमें बड़े बड़े वॉल्स होते हैं उनके किंगडम्स के आसपास, है ना। तो ऐसे करके ये क्यों बनाया था, ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। और एक और चीज़ हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे हड़प्पा में, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक ऊपर वाला हिस्सा था और एक नीचा वाला हिस्सा था, जिसपे अपर टाउन और लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है। जो अपर टाउन में क्या था, ये इलाइट पीपल रहते थे, जो कि जो समाज के जैसे होते हैं ना, जैसे कि रूलर्स, ऑफिशियल्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुजारी वगैरह, ये प्रीस्ट, ये सब वहाँ पे रहते थे ऊपर वाले हिस्से में। और जो निचला वाला हिस्सा में कौन रहता था, कॉमन पीपल रहते थे, बाकी पीपल, ठीक है। अगर आपने वो मूवी देखी है मोहेंजोदारो, तो उस पर आप ऑब्जर्व करना, उस पर दिखाया हुआ अच्छे से कि निचले वाले हिस्से में जैसे मार्केट वगैरह लगता है, ऊपर वाले हिस्से में जैसे जाने के लिए नहीं देता, एक अलग से उनको एक मोहर की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक कुछ मोहर ही बोलते हैं तब। तो अगर उसके पास वो मोहर है, तो वो जैसे सिक्का की तरह होता है एक बड़ा सा, तो वो जिसके पास है वही उस पर जा सकता है, ऐसे आना जाना भी वहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप वो मूवी देखोगे तो आप अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर देखो कि वहाँ पे ग्रेट बात वगैरह के बारे में भी अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। सो सम लार्ज बिल्डिंग्स seems to have been used for collective purpose, for intense warehouse where goods to be transported were stored. Individual houses of various size lined the streets and smaller land. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big house.
all those buildings were generally made of bricks. See, another site which has been discovered is that another structure, let us say, not site, which is these we are studying about Harappa and Mohenjo-daro. Okay, so here what happened, they found large buildings also, like it might be some sort of factory or warehouse where they used to keep their goods, and these objects were also been found. Okay, these goods were also been found which were incomplete, some of them were complete. Okay, and these were stored for trading purpose. Okay, so they will be sending this to other place, and again whatever they need, again they will be importing those things. Okay, and with that, individual houses were also been found. Okay, the common people houses were also been found, which were of various sizes, some were big and some were small. But what happened, interesting fact is there, all the quality of the house for the construction which has been made by the bricks, the quality was same. It was not that a small house were been made with a little degraded quality of bricks. The quality was same. That means this all houses were being made and planned at the same time. Okay, तो यहाँ पे क्या है, और हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हमें मिले, जहाँ की जैसे कि फैक्ट्री टाइप होता है ना, जहाँ पे सारे जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना लेते थे तब के टाइम में, स्टोन से या मेटल से या कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे, सब कुछ वहाँ उस स्टोर में, जो बड़े बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे स्टोर करके रखते थे, जिसको हम वेयर हाउस भी बोलते हैं, है ना। जैसे और फिनिश गुड्स, क्योंकि जब एक्सकवेट किया गया वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स पाए गए, ठीक है, जो कि बन भी चुके थे और जो बन रहे थे वो प्रोसेस में थे, और हम इसमें देखेंगे भी कि ये समाप्त कैसे हुआ और क्या हुआ, रीजंस भी कुछ दिए गए हैं जो कि एग्जैक्टली पता नहीं है हमें कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो घर थे, वहाँ पे लोगों के घरों थे जो बड़े, बहुत सारे साइजेस में देखने को मिले, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। ठीक है, जो स्मॉलर लैंड में थे, कुछ बड़े लैंड में थे, लेकिन क्या था, एक वो चीज़ क्या था, जो भी अगर छोटा हो या बड़ा घर हो, वो सारा एक ही क्वालिटी के ब्रिक से बनाया गया था, मतलब एक ही टाइम में वो बना गया था अच्छे से प्लान करके। ठीक है, वहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं था कि चलो बड़े घर में अच्छे क्वालिटी वाला ब्रिक यूज़ करते हैं या वो वाला यूज़ करते हैं, छोटे घर में हम थोड़ा सा डिग्रेड, थोड़े से बेकार क्वालिटी की यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, सारा सेम क्वालिटी का ब्रिक्स वहाँ पे यूज़ हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ हमें और एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, जो कि ग्रेट बात है। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। सो ये जो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट को खोजा है ना, एक्सकवेट किया है, और तब के टाइम का ऐसा कोई है भी नहीं कि हमें बता सके अच्छा ठीक है ये इस पर्पस के लिए ये हुआ था, ये हुआ था। तो ये बस जो भी हमें सुराग मिलता है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट का सुराग वगैरह मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उस आधार पे ये क्या कर रहे हैं, ये बस एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारे सोर्सेस है इनके लिए, ठीक है, तो ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं जो भी इनको मिल रहा है। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, बस एक प्रिडिक्शन ही है। ठीक है, एग्जैक्टली पता नहीं कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा ही था या वैसा ही था, बस जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी सुराग मिल रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, उनको स्टडी करके ये एक नतीजे में पहुंचे आर्कियोलॉजिस्ट। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ने के लिए। देखो, द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। इसलिए ये कुछ जो स्ट्रक्चर्स है ये स्टिल भी हम मतलब स्टिल ये डिबेट में ये, क्योंकि एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता है, ठीक है, कि ये क्यों बनाया गया था। कि जैसे कि यहाँ पे और एक केस है दूसरा, ग्रेट बाथ। ठीक है, दिस इज़ द केस फॉर द फेमस ग्रेट बाथ। आपने भी सुना होगा ना ग्रेट बाथ के बारे में, मोहनजोदारो में जो पाया गया है। तो हम देखेंगे उसकी पिक्चर भी, जो फिगर 6.6 में दिया हुआ है। अ स्मॉल बट एलाबोरेटेड टैंक विथ मेजर अबाउट 12 into 7 meters and had water-proofing materials such as natural bitumen and a foam of tar applied on the top carefully laid out bricks. So here they found another one more structure which they have named as great bath. Why great bath? Because it is a very great, like it looks like a swimming pool. Okay, we will observe here in the picture as well. It looks like a swimming pool and its size is about 12 into 7 meters. All right, and they were been made properly. The bricks were been made waterproofing so that it will not be, because water will be stored there, isn't it? So in order to make it waterproof, materials such as this natural bitumen, which is a form of tar which we used to make like koilas, you know, like when we used to make a road, we used that sticky black substance, isn't it? So such substance were being used, okay, in order to make this, it was applied carefully in the bricks, okay, bricks laid out properly. सो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये ग्रेट बाथ हमें जो मिला है,
ये इसका साइज़ था 12x7। ये एक स्विमिंग पूल की तरह ही अगर हम देखा जाए तो ये टैंक है, यहाँ पे वेल भी पाया गया है, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया, जैसे वाटर प्रूफ करने के लिए, जैसे कि पानी में रह के वो ताकि गले ना या फिर उस पर काई वगैरह ना, इन्होंने क्या किया था, ब्रिक्स के ऊपर ये टार का क्या करते हैं, लेयर लगा ले। जो कोयलास होता है ना, जो हम जब हम रास्ता बनाते तो आपने देखा है वो जो ब्लैक कलर का, काला कलर का स्टिकी सब्सटेंस जो होता है, तो वो उस ब्रिक में क्या किया इन्होंने, सारा ऊपर से इसको अच्छे से लगा दिया था ताकि वो उस पर काई वगैरह ना आए, ठीक है। और जो ये टैंक का टाइप में, ये देखो अभी हम पिक्चर भी देखेंगे इसका, जो हम स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे थे ना, जो वाइड स्ट्रीट वो है, वी वर टॉकिंग अबाउट द वाइड स्ट्रीट, इजंट इट। सो दिस इज द सी हाउ मच वाइड इज द स्ट्रीट. A wide street at Kalibangan, Rajasthan in the Lower Town area. So this is in the Lower Town area of the Rajasthan, which is in Kalibangan. Okay. And this is the housing area that we have talked now, like see, similar in proper line they made their housing area in Dholavira. Here this is in Dholavira, okay, with perpendicular street in the middle town. See here you will find one more. In Harappa there were 2 parts, isn't it? But in Dholavira there were 3 parts, okay. There were 3 parts, like here there was a middle town as well, upper town, middle town and lower town. So Dholavira had 3 distinct zones, not as 2 in these other cities. Also in this city, the foundation of most of the buildings were made with stone. And one more, another important thing of this Dholavira, this foundation, see this foundation, these were all been made by stone. In other Harappa and Mohenjo-daro, it has been made by bricks, isn't it? But here you will find the foundation which is made by the stones, okay. So we will see the picture of great bath also as well here. See, the tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. See, this great bath, okay, this great bath, there were small rooms also surrounded by small rooms. Might be they have been used these for changing purpose or anything, isn't it? We don't know the reason. And there was one well also, and there was one drain also in the corner, so that they can refill the water and with fresh water from time to time. अब जो ये ग्रेट बाथ की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या था, इसके आसपास जो छोटे छोटे रूम्स भी बनाए गए थे, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि रूम्स किस पर्पस से बनाए गए थे, या तो कुछ चेंजिंग पर्पस के लिए बनाया गया था, या फिर रहने के लिए बनाया गया था, या जब भी यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, कुछ भी होती है तो लोगों को रहने के लिए बनाया जाता है, वो हमें रीज़न पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या मिला, वेल मिला, यहाँ पे ड्रेन मिला। तो ये वेल और ड्रेन क्यों मिला, जैसे वाटर था, वेल तो वाटर के लिए होता है ना, तो ड्रेन किस लिए था, ताकि जो ये टैंक है यहाँ पे जो ये खाली कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे स्विमिंग पूल का वाटर भी हम टाइम टू टाइम खाली करके नया पानी रिफ़िल करते ना, उसी पर्पज़ के लिए। देखो कितना एडवांस टेक्निक इन्होंने यूज़ किया था तब के टाइम में भी, है ना। तो हम ये जैसे पढ़ रहे हैं आज से करीब 3-4 साल हज़ार पहले की बात हम पर कर रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छे से इन्होंने बनाए गए थे। देखो ये है ग्रेट बाथ पिक्चर है, ठीक है, मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ। देखो इस एरिया पे ये वाटर मतलब फील किया जाता था, जैसे सीढ़ी से नीचे आते थे, और ये आसपास यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स इन्होंने बनाए हुए थे। जैसे कि आप अगर वो मूवी देखोगे ना मोहेंजोदारो, तो वहाँ पे ये उन्होंने क्या किया, इस ग्रेट बाथ को एक रिचुअल के लिए उन्होंने यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर पूजा वगैरह करने के लिए। तो अगर आप वो देखोगे ना तो आपको काफ़ी सारा चीज़ समझ में भी आ जाएगा इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो रीज़न क्या था ऐसे स्ट्रक्चर का, तो कुछ रीजंस आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। तो उस रीज़न को हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच अ स्ट्रक्चर? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, सेवरल रीज़न इन्होंने दिया है, जैसे कि माइट बी फॉर पब्लिक बाथ फॉर पीपल, या फिर बाथ फॉर रॉयल फैमिली ओनली, और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, or the first interpretation is now ruled out because it turns out that in the cities most house had individual bathroom. So see the reason which they have given, like first reason is the public bath. So this doesn't stand. Why? Because in most of the houses that we have discovered, they have an individual bathroom. So that doesn't mean that this is for public bath, isn't it? So the next reason is a bath for the royal family only, or a tank which is used for religious ritual. So we don't know the reason. So several reasons are given here, okay. तो यहाँ पे ये जैसे ये जो ग्रेट बात है किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया होगा, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रीज़न दिया है। तो जिसमें से जो इन्होंने फर्स्ट रीज़न दिया, जैसे कि पब्लिक बात होगा, कॉमन बात होता है ना, जैसे कि कॉमन स्विमिंग पूल वो टाइप होता होगा। तो लेकिन ये भी
मतलब अच्छे से ये मतलब इंटरप्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो घर वहाँ पे पाए गए वहाँ पे सबके घर में क्या था, सबके घर में बाथरूम था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चलो पब्लिक बाथरूम था, वो पब्लिक बाथरूम भी नहीं था। या तो ये दूसरा रीज़न दिया है कि चलो एक बाथ फॉर जो रॉयल फैमिली राजा महाराजाओं के सिर्फ उनके फैमिली के लिए है बात है। तो या जैसे होता है ना प्राइवेट स्विमिंग पूल होता होगा, या फिर ये एक टैंक बनाया है बस एक रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, कुछ पूजा वगैरह करना हो, जैसे कि साल में 1-2 बार यूज़ होता हो तब के टाइम में यूज़ करते हैं। तो ये हमें रीज़न पता ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला जिससे कि हमें रीज़न पता चले। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। सो आप इस पर आप एक डिबेट भी कर सकते हो क्लास में। जो लास्ट 2 रीज़न दिया है, जैसे कि क्या था, रॉयल बाथ फॉर द रॉयल फैमिली ओनली या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। तो आप और भी रीज़न थिंक कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या रीज़न आप इस पे और मतलब क्या क्या रीज़न आप दे सकते हैं कि अच्छा क्यों बनाया गया होगा ये ग्रेट बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ हमें याद करना है। इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, नो इंस्क्रिप्शन, नो टेक्स्ट, नो ट्रैवलर्स अकाउंट। तो हमें कोई सोर्स ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जाकि हमें पता चले कि चलो ग्रेट बात इसलिए यूज़ होता था। किसी भी चीज़ में इसका मेंशन नहीं है, जैसे इंस्क्रिप्शन में भी कोई मेंशन नहीं है, टेक्स्ट में भी कोई मेंशन नहीं है, या फिर ट्रैवल लॉग्स में भी कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि वाटर मैनेजमेंट है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, द हड़प्पा गेव मच इम्पोर्टेंस टू द वाटर मैनेजमेंट and cleanliness. They often had separate areas for bathing in their homes. These were connected to a larger network of drains which generally ran below the street and took the wastewater away. See how technically, how mindfully they have managed everything, and they loved cleanliness. Okay, it was very clean, and they had during those time also they have a separate bathroom, isn't it, in their homes, and these were connected with a well-maintained drain again. Okay, drains which was under the street, and that took all the wastewater अवे। सी देखो यहाँ पे उस टाइम में भी क्या था, ये लोग सब साफ़ सफाई में बहुत काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, तो उस टाइम में भी क्या था, इनके पास सेपरेट बाथिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ था। जब बाथिंग एरिया बनाते तो वहाँ से वो गंदा पानी निकलता है, तो गंदा पानी के लिए इन्होंने क्या किया था, वो सारा एक नाला बनाया था। नाला अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करके रखा था, जो कि स्ट्रीट्स के नीचे, रास्तों के नीचे से इन्होंने बनाया गया था, ये जो रास्ते के साइड्स में से। ठीक है, तो बनाया था, और जो ये सारा वेस्ट वाटर जो है सारा ये लेके जाता था, बह के जाता था। जैसे कि कितने अच्छे से इन्होंने बनाया था, है ना, तब के टाइम में भी। आज हम बात कर रहे हैं बहुत 1000 साल पहले की बात, है ना। तो ये देखो यहाँ पे फोटो भी दिया है, एक ड्रेनेज सिस्टम एट लोथाल गुजरात। तो ये लोथाल का है एक ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे देखो ये जो साइड में बना हुआ है ना, ये सारा, ये देखो अच्छे से प्रॉपरली इन्होंने कितने अच्छे से बनाया हुआ है तब के टाइम में भी। In Mohenjo-daro, people drew water from hundreds of wells or wells made of bricks, okay, but in other region it may have been from ponds nearby streams or human-made reservoirs. In the case of Dholavira, the Rann of Kutch in Gujarat, the largest reservoir measured 73 meter in length. See, in Mohenjo-daro, so many wells were been discovered. Okay, so many wells were been excavated. So we came to know that okay, they used to drew water from the well which were made of bricks. But in other regions, they might have drew from ponds or nearby streams, and reservoirs were also been found. What is reservoir? See, a large natural or artificial place where water is stored. See, they used to make a very big tank, okay, to store water. See, they are saving, like properly using the rainfall, like we used to harvest rainfall water, isn't it? So they stored water, okay, by making what, reservoir, so that people will not face any water problem. Otherwise, see, that time, that means they have this irrigation facilities also, isn't it? And the biggest reservoir that was found was of 73 meters. It is very much big. Okay, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मोहेंजोदारो सिटी में जो लोग थे, वहाँ पे लोग थे, पानी कहाँ से लेते थे, वो वेल से लेते थे, क्योंकि वेल वहाँ पे बहुत सारे वेल्स वगैरह पाए गए हैं। ठीक है, मोहेंजोदारो सिटी में, जो कि किससे बना हुआ था, जो ब्रिक्स से बना हुआ था। ठीक है, ईटा से बना हुआ था, ईटे से। तो लेकिन बाकी रीजन में कैसे लेते होंगे पानी, या तो ये पॉन्ड से लेते होंगे, या फिर एक कोई छोटा सा रिवर होगा, स्ट्रीम होगा, या फिर ये ह्यूमन रिजर्वियर, जो बड़े ऐसे पानी रखने के लिए रिजर्वियर्स बनते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियली बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। जब बारिश होता है तो वो सारा पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है कि नहीं, तो जब सूखा पड़ जाता है तो वो पानी अच्छे से यूज़ कर सके। तो ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा रिजर्वर कहाँ पे पाया गया,
धोलावीरा में पाया गया, जो कि रन ऑफ कुछ, जो कि कहाँ पे, गुजरात में। ये 73 मीटर था इसका लेंथ, जो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी भी दिया हुआ है आपको कि एज अ क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, स्कूल कॉरिडोर और अ प्लेग्राउंड विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग टैप, कंपेयर दिस लेंथ विद द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वेयर इन धोलावीरा। तो आपको एक क्लास एक्टिविटी दिया हुआ है, जब आप स्कूल में जाओगे तो आप क्लासरूम को मेजर करना और कॉरिडोर को मेजर करना अपने स्कूल को, और आप जैसे इमेजिन करना कि अच्छा ठीक है इतना बड़ा हो सकता है ये जो हमने अभी देखा रिजर्वेयर के बारे में, जो कि 73 मीटर है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि कितना बड़ा होगा वो। देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है एक बहुत ही बड़ा रिजर्वेयर का, जो कि उतना बड़ा है नहीं, ये बस 33 मीटर का है, ठीक है। तो हम देखेंगे एट धोलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वेयर्स वर बिल्ट with stones or even cut into the rocks. Most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution. See, in Dholavira, such a large reservoir were found. At least 6 large reservoirs were found. Some of them were been built, okay, with stone, and some of them were been cut. Okay, the rocks were been cut and were made, and most of these were been connected with underground drains. See, and very effectively what they have done, water harvesting, and they used to distribute for agriculture in the farming area, whatever they have grown something to the crops, they used to water the crop during the dry season. See here, देखो धोलावीरा में और एक क्या चीज़ हमें जानने को मिला, वहाँ पे ऐसे 6 लार्ज रिजर्वेयर वहाँ पे पाए गए, जो कि कुछ थे जो बनाए गए थे स्टोन से और कुछ थे उनको काट कर बनाया गया था, जैसे कि पहाड़ को हम काट के बनाते हैं ना, ऐसे ही इनको रॉक्स वगैरह को काट के इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने क्या किया, उसको फिर कनेक्ट किया एक अंडरग्राउंड ड्रेन के साथ, नाले के साथ कनेक्ट किया। क्यों कनेक्ट किया, ताकि ये जो वाटर है अच्छे से इसका यूज़ हो सके और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। जैसे कि खेती वगैरह करने के टाइम में, जैसे सूखा, जैसे जब बारिश नहीं होती, जब विंटर टाइम होता है तब बारिश वगैरह नहीं होती है ना, तो ये तब ये इस वाटर को यूज़ करते थे। तो अच्छे से इन्होंने किया। देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जो कि ये 33 मीटर्स का है, ठीक है, जो कहाँ का है, धोलावीरा का ही है, ठीक है, जो कोई रॉक्स को काट कर बनाया हुआ है। इसको देखो ऐसा सीढ़ी भी प्रॉपर बनाया हुआ है, नीचे उतर के देखिए ये सारा पानी है यहाँ पे। जैसे 33 मीटर का इतना बड़ा है, तो 73 मीटर वाला कितना बड़ा होगा हम खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, है ना। हड़प्पन ईट्स, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट the things that this Harappan civilization, these Harappan peoples used to eat, and we got to know from the evidence only, okay, from the evidence which has been done, which we have got through the excavation, खुदाई वगैरह के कारण जो भी हमें एविडेंस वगैरह मिले हैं, उसी के आधार में हमें पता लगता है कि अच्छा चलो हड़प्पन्स लोग क्या क्या खाते थे, ठीक है, क्या क्या उगाते थे तब और क्या क्या खाते थे। तो हम देख लेते हैं इसमें। The Harappan created many of their settlements along the banks of a large or small river. This is logical choice, not just for easy access to water, but also for agriculture, since river enriched the soil around them. Archaeological findings have shown that the Harappan grew cereals like barley, wheat, some millets, and sometimes rice in addition to pulses, a variety of vegetables. देखो यहाँ पे क्या है, जो हड़प्पन्स थे ये इनके सेटलमेंट्स ज़्यादातर कहाँ पे होती थी, रिवर्स के आसपास होती थी, या तो लार्ज रिवर होती है या फिर स्मॉल रिवर। जैसे हमने देखा था ना, वो इंदस रिवर के आसपास ज़्यादा थी, इसलिए इंदस सिविलाइजेशन भी उनको बोला जाता है। और सरस्वती रिवर के आसपास भी बहुत सारे सेटलमेंट थे, बहुत छोटे छोटे सेटलमेंट भी बहुत सारे पाए गए। उन रीजन्स के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और इन्होंने रिवर्स के आसपास क्यों सेटलमेंट की, देखो रीज़न, लॉजिकल रीज़न है। रिवर्स के आसपास इनको क्या है, पहले तो इनको वाटर सफिशिएंट मिलेगा, और दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर करने के लिए जो रिवर के आसपास के सॉइल होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही एनरिच होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फुट प्लेन भी बोलते हैं ना उसको, फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिवर्स, जो माउंटेन से जब नदी बहती आती है तो उनके साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह वो कैरी करके आते हैं, तो आके वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वो प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाता है जो नदी के आसपास रहता है। तो जो रिवर्स के आसपास होता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण ये लोग नदी के आसपास या रिवर्स के आसपास से सेटलमेंट होता था। ज़्यादातर सेटलमेंट आप देखोगे पहले के टाइम में वो ज़्यादातर रिवर्स के आसपास ही रहा है, जो कि हमने अभी हड़प्पन कल्चर के बारे में भी पढ़ा, तो वो इंडस रिवर के आसपास है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या उगाते थे,
सबसे पहले तो देखो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के द्वारा क्या क्या हमें पता चला कि क्या क्या ये ग्रू करते थे। सीरियल्स मतलब अनाज, ठीक है, क्या क्या अनाज ये ग्रू करते थे, जैसे बार्ली, बार्ली मतलब जौ, ठीक है, और उसके बाद ये व्हीट, जैसे गेहूँ, व्हीट को हम गेहूँ बोलते हैं ना, और उसके बाद ये जो मिलेट्स है, मिलेट्स का मतलब बाजरा, ठीक है, और समटाइम राइस जो चावल, और इन एडिशन पल्सेस, पल्सेस मतलब जो हमारे दालें होते हैं, जो जैसे बीन्स, पीस वगैरह होता है, दाल जैसे अरहर का दाल होता है, राजमा दाल होता है, आपका छोले, आपके चने, वो सारे पल्सेस हैं, ठीक है। So they were also the first in Eurasia to grow cotton, which they used to weave into clothes. तो ये जो पहले सिविलाइजेशन है, जो यूरेशिया, यूरेशिया मतलब टुगेदर यूरोप और एशिया को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, पूरा जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या पता चला हमें, ये पहले सिविलाइजेशन थी जिन्होंने कॉटन को ग्रू किया और उसके बाद उसको क्या बनाया, उसके कपड़े बनाए वीव करके, ठीक है, और इन्होंने फार्मिंग टूल्स वगैरह भी काफ़ी इन्वेंट किया, तब काफ़ी बनाया। तो एक उनमें से एक यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है, द प्लाउ, जो सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज बाय द मॉडर्न डे फार्मर्स। तो आज के टाइम भी जो फार्मर्स ऐसे टूल्स यूज़ करते, जो कि तब हड़प्पन के टाइम में भी एक्सकवेट करते हुए हमें मिला। So यहाँ, so here see these Harappan, they used to settle mostly in the bank of the rivers. Why? Because they have the advantage, because they will have easy water access, and after that it will be easier for them to grow certain cereals and all. Why? Because the soil around the river is very much fertile and very much enriched with all kind of things, okay, which has been necessary to do farming. So here they used to grow cereals, okay, cereals like barley, wheat, millets and rice, as well as some pulses and a variety of vegetables. And these Harappans were also the first in Eurasia. Eurasia means together combined Europe and Asia, okay, if you combine together these two continents, Europe and Asia, it becomes Eurasia. So they were the first to grow cotton also, and which later on they started weaving and weaving into clothes, okay. And they also have more farming tools, made some farming tools including this plow, okay, which picture is here given. And still today also so many farmers used to continue to use this plow because it is very much useful, isn't it? So here this is the picture of plow which has been excavated from this Banawali in Haryana, okay, of this Harappan site. This is a small clay model, this is a small toy model only, okay, of plow. So from this toy model what we came to know, okay, they have been using plow also for farming. And this intense agriculture activity was managed by hundreds of small rural sites or village. Then as now, the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis. So यहाँ पे क्या होता था, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी ये ज़्यादातर कौन मैनेज करता था, जो रूरल एरियाज, जो विलेज वगैरह थे, जो गांव वगैरह थे, जो छोटे छोटे बाकी साइट्स, जो हमने अभी देखा ना, मोहनजोदारो, लोथाल, ये सारे बड़े वाले सिटीज़ है, ठीक है। तो बाकी जो स्मॉलर साइट्स थे वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत इंटेंसली होता था, बहुत ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि वो ही सप्लाई करते थे सिटीज़ के लोगों को। सिटीज़ के लोग जो रहते थे वो फार्मिंग वगैरह नहीं करते थे, तो वो सारा सब कुछ कहाँ से आता था, रूरल एरिया से आता था, ठीक है। तो जैसे कि आज के टाइम में भी आप देख लो, जो सिटीज़ में रहते हैं वो फार्मिंग नहीं करते ना, क्योंकि उनके पास तो इनफ जगह भी नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं करते, जो कि अनाज वगैरह ये सब कुछ तो रूरल एरिया से ही आता है, आज के टाइम में भी गाँव वगैरह से ही आता है ना। तो ऐसे ही हड़प्पन टाइम में भी जो सिटीज़ में रहते थे वो नहीं करते थे, उनको कौन सप्लाई करता था, जो रूरल एरिया में रहते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस काफ़ी तेज़ी से था, काफ़ी ज़्यादा भी था, ठीक है, और डेली बेसिस पे ये इनको पहुँचाते थे सिटीज़ के लोगों को। So here what the most of the agriculture activities was been performed by the smaller sites, okay, because they have to supply to the bigger cities, as in today's date also. If you can see, the people living in city, they don't do farming and all, isn't it? Whatever rice, whatever vegetables, whatever cereals that we have which has been available in the market, it is all been supplied by the farmers from the rural areas. So just like that, in Harappan civilization also it was been supplied by the rural peoples, okay. So the Harappan also domesticated a number of animals for meat consumption and fished both in rivers and in the sea. This is known from the large number of animal and fish born found during excavation. So दूसरा बाकी क्या हमें पता चला, वो जो हड़प्पन के लोग थे, ये इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करके रखा था। सो कुछ इन्होंने खाने के लिए किया था ये, और फिर उन्होंने ये क्या किया था, मछली को भी
मछली भी ये लोग रखते थे, ठीक है। फ़िश में मछली वगैरह भी पालते थे, सीज़ में मछली वगैरह फ़िशिंग वगैरह भी करते थे। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चला, जब खुदाई की गई तो हमें बहुत सारे एनिमल्स और फिश के बोन्स मिले, ठीक है, वहाँ से। तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि अच्छा ठीक है, ये लोग मीट वगैरह भी खाते थे, एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे और मछली वगैरह भी पालते थे और मछली को फिशिंग भी करके उसको भी खाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी व्हाट हैपेंस हियर, दिस हरप्पन पीपल्स ऑल्सो दे डोमेस्टिकेटेड नंबर ऑफ एनिमल्स एंड हाउ डू वी केम टू नो, एंड अपार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ एनिमल्स दे ऑल्सो डू फिशिंग्स एंड दे वर ऑल्सो हैविंग फिश, दे ऑल्सो इंक्लूड fish in their diet. From where did we know? Through the excavation we have found a large number of animals and fish bones. Okay, so from here it was been concluded, the archaeologists have been concluded that okay, the Harappan people used to eat meat, and they, in order to eat meat, what they have to do, they have to domesticate also, isn't it? And they used to eat meat as well as fish. Okay, so what did Harappan cooking pots contain? Now let us see what this Harappan cooking pots contain. जो उनका खाना बनाने वाला जो पॉट था, तो जो हमें बहुत सारा मिला भी है एक्सकवेशन के बाद, ठीक है। उनमें क्या क्या पाया गया, जैसे साइंटिफिक एग्जामिनेशन के बाद, साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स, बोथ एक्सपेक्टेड वंस जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, एंड सरप्राइजिंग वंस। दूसरा क्या मिला, रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, जिंजर एंड बनाना। क्लियरली द डाइट्स वाज वेरी क्वाइट डाइवर्स। तो हमें जो इनके जो खाना बनाने वाले बर्तन जो थे, जो मिट्टी के बर्तन थे ज़्यादातर, ठीक है, उनमें से क्या मिला, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, साइंटिफिक एग्जामिनेशन अच्छे से करके जो इन आंसर्स भी हमें मिले, जैसे कि कुछ में जैसे एक्सपेक्टेड था कि चलो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते थे, और जो सरप्राइज़ करने वाला बात था कि चलो इस तब के टाइम ये लोग हल्दी भी मिला, ठीक है, हल्दी का एविडेंस भी मिला, और ये अदरक का एविडेंस भी मिला, जिंजर और बनाना का, केला का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनके डाइट भी काफ़ी डाइवर्स था, मतलब काफ़ी डिफरेंट था, मतलब एक ही टाइप का ये डाइट नहीं खाते थे, काफ़ी तरह का मल्टी डाइट्स था, ठीक है। जैसे कि पल्सेस भी मिले हमें, राइस भी मिले, मिलेट्स भी मिले, है ना, सीरियल्स वगैरह में राइस, ये सब कुछ, मिलेट्स, बाजरा, गेहूँ, जौ, ये सब कुछ मिला, और उनके साथ साथ क्या मिला, हल्दी, जिंजर, ये बनाना, ये सब कुछ मिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये लोग एक ही टाइप के डाइट नहीं लेते थे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डाइट तब खाते थे, ठीक है। So here what did we came to know after examining the cooking pots of these Harappan people? After the scientific examination, we have known that okay, in these pot they used to cook dairy products, which was expected, but the surprising one was that there were remains of turmeric, ginger and banana. So this clearly told us that their diet was very quite diverse. They used to have, they don't only have rice or pulses as we have or meat, they used to have other things also. Okay, it was very diverse. They don't stick to only one type of diets, they have a variety of diet in their daily eatings. Okay, so this is been known through the excavation only. Okay, so here they have given one question which you have to imagine and you have to answer, and you comment down your answer in the you write down your answer in the comment section. Okay, let me see how is your imagination level, where is your imagination level. So imagine you cook a meal in Harappan house. What dish or dishes would you prepare based on the data given above? So what are the data given? You have pulses, you have variety of vegetables, you have rice, isn't it, and you have cereals, and apart from that you have meat, you have fish, you have dairy products, you have turmeric, ginger, banana. So using all these data, what can you imagine, okay, what you will be cooking in the Harappan house? You can imagine and you can write it down, okay, in the comment section. सो नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट देयर ट्रेड. अब हम इनके ट्रेड के बारे में देखेंगे, इनके व्यापार के बारे में देखेंगे कि ये ट्रेड के बारे में, ट्रेड में कैसा इनका सिस्टम रहा, क्या क्या ये यूज़ करते थे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है. द हड़प्पन वर एंगेज इन एक्टिविटीज़ active trade not only within their own civilization, other cities nearby or far away, but with other civilization and culture within and outside India. तो हमें यहाँ पे क्या जानने को मिला, जो हड़प्पन्स थे ये लोग एक्टिव ट्रेड, ये लोग व्यापार में भी बहुत एक्टिव थे, ठीक है, ट्रेडिंग में भी बहुत एक्टिव थे. तो ये बस अपने ही भीतर सिविलाइजेशन के अंदर ही नहीं, ये बाहर सिटीज़ जो बाहर कंट्रीज़ हैं उनके बाहर भी इनका ट्रेडिंग वगैरह चलता था, ठीक है. सो हियर व्हाट वी केम टू नो, दे यूज्ड टू ट्रेड विद द outside cities also, with the other cities also, rather than their own civilization and outside India as well. That means they were very much active in trade. Okay, they exported ornaments, timber, some objects of daily use, which we will see here in the picture. Okay, figure 6.11.
एंड प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स। तो ये लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, स्टोन्स वगैरह से ये लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते, बीड्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। आगे हमें पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगे क्या क्या कौन कौन से ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। टिम्बर, ठीक है, जैसे वो वुड वगैरह होता है वो, और उसके बाद उसके साथ सब डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, और जैसे गोल्ड, कॉटन और सम फूड आइटम्स वगैरह भी ये एक्सपोर्ट करते थे। तो हियर व्हाट दे यूज टू एक्सपोर्ट, दे यूज टू एक्सपोर्ट ऑर्नामेंट्स, ओके, टिम्बर, वुड्स, isn't it, and the other some daily used objects, and like for example which has been given here, okay, in the figure. So probably they were gold and cotton and some food items also they used to export. And the most favored ornament were beads of carnelian, which is given in 6.10 on the page 898, a reddish semi-precious stone found mostly इन गुजरात। सो इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन ऑर्नामेंट्स क्या था जो ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, वो था कार्नेलियन, ओके, कार्नेलियन जो स्टोन से जो बना होता था, बीड्स ऑफ कार्नेलियन। तो इसको क्या होता था, ये लोग, ये थोड़ा सा लाल कलर का होता है, जो अभी आपको दिखाया जाएगा, इमेज पे भी है, ठीक है, लाल कलर का होता था ये, सेमी प्रीशियस, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती वाला नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ता वाला, तो सेमी प्रीशियस स्टोन, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता था, गुजरात में पाया जाता था, ठीक है। सो हियर what was the most favored ornaments, it was carnelian, okay, which was reddish in color, and these are semi precious stone mostly found in the Gujarat. So Harappan craft person developed special technique to drill them so a string could pass through them and to decorate them in a various way. They also worked on conch shell into beautiful shell bangles, which require sophisticated techniques as shell is a hard material. So here these Harappan craft people, okay, they have developed a special technique also to drill these reddish carnelian semi-precious stone, okay, and to insert a string. They could pass over them and they could make it as an ornament, as a necklace or something like that, okay, and they used to decorate it very properly. And apart from that, they have worked on these cells also, which has been found in these seas, okay, this conch shell. So they used to make bangles out of it. So these cells are very hard substance, isn't it? So what they used to do, they required some sophisticated techniques. So what we came to know here, their technique was also advanced, okay, according to their time, they have already developed some sophisticated techniques also to convert this conch shell into bangles, because these cells used to be very hard, isn't it? Whenever you used to touch shell, it is hard. तो यहाँ पे क्या है, जो ये कार्नेलियन, जो इनका जो सबसे फेवरेट स्टोन रहा है, सबसे फेवरेट ऑर्नामेंट्स रहा है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो ये रेड कार्नेलियन है, इसको जैसे माला वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, ये इस पर एक धागा वगैरह भी, एक धागा इससे पास थ्रू कर सके, ऐसे इन्होंने टेक्निक वगैरह डेवलप किया, फिर उसको अच्छे से डेकोरेट किया, फिर इन्होंने ऐसा एक्सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि ऐसा सिंपली एक्सपोर्ट कर दिया, अच्छे से उसको एक मॉडिफाइड वर्जन में इन्होंने एक्सपोर्ट किया। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो काउंच सेल होता है, जो नदी वगैरह में मिलता है ना हमें, जो सेल्स वगैरह मिलते हैं, तो उनके भी इन्होंने बैंगल्स वगैरह बनाए। जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इस हार्ड सेल्स को भी इन्होंने जैसे पिघला के हमें आपको बनाना होता है बैंगल वगैरह कट करके, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी टेक्निक्स वगैरह भी डेवलप किया। तो इससे हमें क्या जानने को मिलता है, जो हड़प्पन पीपल थे, जो हड़प्पन के टाइम लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो लोग काफ़ी एडवांस भी थे अपने क्राफ्टिंग को लेके, ठीक है। What the Harappan import in exchange of the exported good is not so clear. It probably included copper, since this metal was not so common back home. So see, they used to export so many things, isn't it? So we don't know what they used to import in exchange, because during those time there was no currency, there was no money as we have now, isn't it? So what they used to take in exchange, import in exchange, it is not so clear. We don't have such evidence, so we cannot say anything. But what we can conclude here is that, okay, they might have been export copper, because copper was not very common during those time. It was not very common in India. It was not found in India during those time, okay. As of now it has been found, but during those time it was not found, okay. So we just conclude that, okay, they might been have imported copper. तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये लोग भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे ये ऑर्नामेंट्स वगैरह, गोल्ड, कॉटन, कुछ खाने की आइटम, तो इसके बदले में ये क्या लेके आते थे, क्योंकि तब के टाइम में तो पैसा तो था ही नहीं, करेंसी वगैरह कुछ था ही नहीं, तो ये लोग क्या लेके आते थे, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि वो क्या लेके आते थे। तो यहाँ पे एक और अनुमान लगाया गया कि चलो ठीक है, ये लोग कॉपर को ही लेके
कॉपर को इंपोर्ट करते होंगे तब के टाइम में, क्योंकि तब के टाइम में भारत में क्या था, कॉपर अवेलेबल नहीं था, इनको पता नहीं था कि कॉपर कहाँ से इनको मिलेगा, तो कॉपर ही लेके आते होंगे ये तब, ठीक है। और इन्होंने कॉपर का क्या किया फिर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कॉपर का इन्होंने कैसे यूज़ किया। The Harappan mastered the art of working copper, a soft metal. If tin is added to copper, the resulting metal is bronze, which is harder than copper. The Harappan used bronze to make tools, pots and pans, as well as we'll see so many other in these figures. देखो ये कैसे अनुमान लगाया गया कि कॉपर ये लोग इंपोर्ट करते होंगे, क्योंकि तब के टाइम में बहुत सारे ऐसे कुछ ऑर्नामेंट्स या मेटल्स वगैरह बहुत कुछ मिले जो कि कॉपर का बना था, और इन्होंने क्या किया, कॉपर तो एक सॉफ्ट मेटल है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, टीन को ऐड कर दिया, तो टीन को ऐड करने के बाद क्या बन गया, वो ब्रॉन्ज बन गया, तो वो थोड़ा मजबूत बन गया, वो जल्दी से ऐसा ब्रेकेबल नहीं हुआ अभी, ठीक है, जल्दी से टूटने वाला नहीं बना। तो इन्होंने ब्रॉन्ज से बहुत सारे टूल्स बनाए, जैसे पॉट्स वगैरह, पेन्स वगैरह काफ़ी सारे बनाए, तो हमें भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट मेक अस कंक्लूड, व्हाट मेक्स archaeologists conclude that they used to import copper, because so many tools were been found, okay, so many tools were been found made of copper, and in that copper they have added tin, which results into bronze, and this bronze is little harder, okay, harder than copper, so this was more durable, okay, as it was more durable than the copper, and they used to make tools, pots and pans with these use of bronze. Here दिस इज़ कार्नेलियन, ये जो उनका सबसे फेवरेट बीट्स जो हमने अभी पढ़ा था जो इंपोर्ट करते हैं, हड़प्पन बीट्स ऑफ कार्नेलियन बीट्स एक्सकवेटेड एट सूसा प्रेजेंट है ईरान। तो ये कहाँ से मिला, ईरान से मिला, जो ऐसा कुछ था, वो रेडिस उन्होंने बोला था ना, रेडी स्टोन, तो इसको ये अच्छे से कट करके अच्छे से इनमें स्ट्रिंग वगैरह डाल के, धागे वगैरह डाल के अच्छे से नेकलेस वगैरह बना के ये तब इंपोर्ट करते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे। और दूसरा हमें क्या मिला यहाँ पे, एक कॉम्प मिला, आइवरी कॉम्प मिला, जो कि कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। कहाँ पे मिला ये, ओमान में मिला, कोस्ट ऑफ ओमान, ठीक है। To conduct such a trade, they used land routes and rivers and the sea for more distant destination. This is the first intensive maritime activity in India. Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal region of Gujarat and Sindh. Lothal, a small settlement in Gujarat, has surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of the 2 football grounds. These basins have been a dockyard that is structure used to receive and send boats for further transportation of goods. तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ क्या देखने को मिला, जैसे ये जो ट्रेडिंग वगैरह कंडक्ट करते थे, क्योंकि आउटसाइड इंडिया भी ये लोग ट्रेड करते थे, तो वो लोग कैसे बेचते थे सामान को, तो ये बहुत लैंड रूट भी यूज़ करते थे, रास्ता भी यूज़ करते थे, ज़मीन वो, और उसके बाद ये रिवर्स को भी यूज़ करते थे, सीज़ को भी यूज़ करते थे। और यहाँ पे सबसे पहला जो इंटेंसिव एक्टिविटी हुआ है इंडियन के सी में, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स भी हमें देखने को मिले कोस्टल रीजन में, जो सी के आसपास के रीजन होते हैं, ठीक है, जो कि गुजरात और सिंध में है। और ऐसा ही हमें एक और रीजन मिला लोथल में, ठीक है, वहाँ पे एक स्मॉल सेटलमेंट मिला, स्मॉल जगह, एक स्मॉल छोटी सी जगह मिली, जहाँ पे क्या था, एक डॉकयार्ड हमें मिला, जो कि कितना बड़ा था, जैसे कि अगर आप 2 फुटबॉल ग्राउंड को मिला लो तो उतना ही बड़ा वहाँ पे था। तो डॉकयार्ड का क्या था, जैसे कि शिप वगैरह, नाव वगैरह को जैसे सामान इंपोर्ट करने में, आने जाने में, वहाँ पे जैसे रुकना पड़ता है ना, जैसे एक जहाँ पे एक होता है जैसे पार्किंग आप बोल सकते हो, ठीक है, पार्किंग एरिया टाइप, तो वहाँ पे ये गुड्स वगैरह लेके आते थे, फिर वहाँ से फिर गुड्स वगैरह लेके जाते थे, तो वो एक पार्किंग, वो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन जितना भी गुड्स वगैरह का होता था वहाँ पे होता था। सो हियर व्हाट वी केम टू नो, दे यूज टू ट्रेड थ्रू बोथ through land routes as well as through rivers and seas, okay, and it was during this civilization, this Harappan civilization, only for the first time so many intensive activity was been done in the Indian Sea, okay, sea which is near the India, with that is Arabian Sea and the Bay of Bengal, isn't it? And quite settlement were been found, few settlement were been found along the coastal areas near the sea, which is in Gujarat area, okay, and Sindh area, and among them we found one Lothal, okay, and this basin was surprisingly about 217 meter in length and 36 meter in width. So if you combine this, it becomes a length of 2 football ground, okay. So this basin have been concluded as in being, it is a dockyard, okay, like a parking for the boats, okay, where they used to send for these import and export things, okay, for these transportations of goods. I hope you have understood.
Such elaborate trade requires traders to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. तो ये देखो ट्रेड वगैरह करने के लिए तब के टाइम में क्या था, करेंसीज तो था नहीं, तो इनको ये एक पहचान बनाना है ना कि चलो ठीक है ये यहाँ से आया है, ये वहाँ से आया है। तो बहुत सारे हमें सील्स मिले हैं तब के टाइम में, ठीक है, जो आपके इमेज पे अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा। काफ़ी सारे हमें सील्स वगैरह मिले हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के सील्स मिले ताकि वो गुड्स की पहचान कर सके, अच्छा ठीक है ये इस रीजन से आया है या उस रीजन से आया है। ओके, सो हियर so many seals were been excavated, okay, so many small seals were been excavated from many of the settlements which were being used during transportations of what, during transportation of goods, to verify, okay, from where does this goods came, because if you see, if this good, they have sent this goods to other place and that other place will not know from where it comes, so there will be a sign, okay, so a type of sign was been invented through this seals only. So from there they came to know, okay, these goods have been came from this Harappan people or from this city, from Mohenjo-daro city or from Lothal area or from Gujarat. Okay, so these seals were generally made of, सी दिस इज़ द डॉकयार्ड, ओके, ये जो वहाँ जो हमने अभी पढ़ा था ना लोथल के बारे में, जो एक पार्किंग एरिया है बोट्स के लिए, तो ये वो जगह है, ठीक है। द सील्स वेयर जनरली मेड ऑफ स्टेटाइट, अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग। तो ये सील्स किसका बना होता था, ये एक स्टेटाइट के बना होता था। ये क्या है, एक सॉफ्ट स्टोन है जो कि हार्ड हो जाता है हीटिंग करने में। They measure only a few centimeters and generally depict animal figures with above them a few signs that are part of writing system, but that system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood. What is certain is that they somehow relate to trade activities. देखो जो सील्स हमें पाए गए हैं, ठीक है, तो इस पे ये किस चीज़ का बना हुआ था, ये एक स्टेटाइट स्टोन का बना हुआ था जो कि हीट करने से वो हार्ड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो सील्स थे ये काफ़ी इतने बड़े भी नहीं थे, ये छोटे छोटे थे, और इनमें क्या था, एक जैसे कि अलग अलग जानवर के फिगर्स पाए गए। देखो यहाँ पे ये जो 3 सील्स यहाँ पे दिखाए हुए, तो अलग अलग जानवर्स के यहाँ पे फिगर्स वगैरह पाए गए। तो इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो यहाँ पे क्या लिखा है, डेसिफर नहीं हुआ है, मतलब हमें पता नहीं है कि आज तक ये क्या लिखा था यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है। तो लेकिन इस पे बस इतना एक अनुमान लगाया गया कि चलो ठीक है, ये सब जो सील्स थे ट्रेड एक्टिविटीज़ में ही यूज़ किया गया होगा। जैसे यहाँ पे है ना, देखो ये यूनिकॉर्न लग रहा है ना, देखिए जो मैंने आपको बोला था मोहनजोदारो मूवी देखने के लिए, तो उस पर भी आपको मिलेगा यूनिकॉर्न का काफ़ी वहाँ पे सिंबल, उनका सिंबल ही क्या था, यूनिकॉर्न था। जैसे यहाँ पे देखो दूसरा सील है, क्या है ये, एक बुल है ना, और उसके बाद दूसरा सील है, ये देखो टाइगर भी लग रहा है लेकिन ये हॉर्न्ड भी है, तो इसको क्या नाम दे दिया, हॉर्न्ड टाइगर, ठीक है। सी हियर what we came to know is that we have came to know that there are several seals were being excavated, isn't it? But what was the actual purpose of this seal, we don't know, okay, because what is written over there we cannot depict, we cannot decipher till now, okay, there we cannot understand the meaning. So what we have conclude is that, okay, this might have been used for this trade activities, and they have these seals with different types of animal here. For example, here in this first seal we have these left to right, this one Harappan seal showing a unicorn, isn't it? And this Harappan seal showing a bull, this second one, and this another seal, this third one, it is showing a horned tiger. So it seems like this is a tiger, isn't it, because of the stripes, but it has horned also, so horned tiger. So we don't know for the actual purpose of the use of this seal, but what we can depict is that, okay, these were being used for this trading purpose. So here some image will come, आगे हम देखेंगे कुछ images, ठीक है, जो कि हड़प्पन साइट से हमें एक्सकवेटेड हुआ हमें मिला, ठीक है। जैसे कि ये एक मिरर है जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ठीक है, और ये एक टेराकोटा पॉट है जो स्मॉल छोटा सा है, ठीक है, खिलौना वाला पॉट छोटा वाला मिला क्ले का। और यहाँ पे जैसे ये वेट्स मिले हमें, ठीक है, स्टोन्स वगैरह, जैसे हम आज के टाइम में भी आप देखते हो जब सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कि वो कैसे वो मेज़र करते, एक रखा होता है ना उसमें 1 kg 2 kg 3 kg ऐसा लिखा हुआ, तो वैसे ये स्टोन्स हैं जो वेट के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक ब्रॉन्ज सीसल है जो कहाँ से मिला, धोलावीरा से मिला। और उसके बाद हमें क्या मिला, देखो एक गेम्स टाइप, कुछ चेस टाइप लग रहा है ना, कुछ गेम बोर्ड टाइप ऐसा कुछ मिला, ठीक है। उसके बाद ये एक विसल मिली, छोटी सी सीटी मिली, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे हमें हड़प्पन साइट से एक मिली। और उसके बाद देखो
और सील्स हमें मिले, ठीक है। ये जैसे ये एक व्यक्ति का स्टेचू मिला और इसको देख के ये बताया जाता है कि अच्छा ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, जैसे प्रिस्ट किंग वगैरह होगा या कुछ होगा। जैसे कि इसके कपड़े देखो, यहाँ पे कितनी बारीकी से एम्ब्रॉयडरी वगैरह की है अच्छे से, है ना। तो उसके बाद हमें एक और सील मिला जिसपे कौन सा साइन मिला, हमें स्वास्तिका का साइन मिला। देखो यहाँ पे ऐसे स्वास्तिक का साइन मिला। और दूसरा सील हमें मिला 3 फेस डाइटी। देखो यहाँ पे 3 फेस डाइटी का हमें मिला, ठीक है। तो सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स। तो ये हमें ऐसे चीज़ें हमें कहाँ से मिली, हड़प्पन साइट से मिली। और यहाँ पे एक और देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल, फेमसली डांसिंग गर्ल, ठीक है। और ये एक क्ले का हमें छोटा सा मूर्ति टाइप मिला, टेराकोटा मिला, जो कि नमस्ते कर रहा है ना। और दूसरा एक पोर्ट मिला जहाँ पे ये ड्राइंग थी, ठीक है। ये ड्राइंग, जैसे इस ड्राइंग को देख के हमें क्या, जैसे इन्होंने बोला कि एक स्टोरी की याद आती है, जैसे कि design on a pot which seems to tell the story of the thirsty crow who finds a clever way to drink water at the bottom of the pot। ये कहाँ से मिला, लोथाल से मिला। जैसे कि आपने भी सुना होगा ना एक कौवे की कहानी, जैसे उसको थर्स्टी लगती है तो, लेकिन पानी काफ़ी नीचे होता है, तो उस नीचे पानी को इसने कैसे अपना दिमाग लगा के वो पानी को पिया। तो उसका ऐसे मतलब इसको, इस डिज़ाइन को देख के ऐसे मतलब अनुभव लगाएगा कि चट्टी ये ठीक है, ये स्टोरी वगैरह भी ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टोरी टाइप भी ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिले। सो दिस वर द थिंग्स दैट वर बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम दिस हड़प्पन साइट्स, ओके। Okay, so here there are some questions for you which you have to complete, okay। complete the story found, जो story अभी मैंने बताया था ना, आपको वो complete करना है वो story को, ठीक है। तो और देखिए, how was such a story remembered for more than 4000 years in your opinion। देखिए 4000 साल पहले की बात हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो तब के टाइम में वो स्टोरीज़ थी, तो कैसे वो याद रहा होगा। आज के टाइम में भी हमें वो स्टोरी पता है, तो वो कैसे याद होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में से पास होकर याद हुआ होगा। तो वो आपको अपने हिसाब से वो लिख के बताना है। और दूसरा है डांसिंग गर्ल के फिगर के बारे में आपको बताना है कि वो क्या डिपिक्ट करता है, कैसा टाइप का एटीट्यूड और क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। उसके बैंगल्स वगैरह देखना, उसके हाथ में जो एंटायर आर्म्स में कवर्ड है, जो आज के टाइम में भी आप देखोगे ना, राजस्थान में ऐसा ही है ना, ये कल्चर होता है। देखो यहाँ पे इस पे एंटायर आर्म में ये क्या बैंगल से कवर्ड है। तो आज के दिन में भी आपको ये देखने को मिलता है, कहाँ पे, राजस्थान में ये कल्चर है। तो आप इसके बारे में अपने हिसाब से इमेजिन करके, जो भी आपको जैसा भी सही लगता है ऐसे करके आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट we will see about the end or a new beginning। तो ये हड़प्पन कल्चर इतना एडवांस था, सब कुछ इतना मैनेज था, सब कुछ इतना वेल प्रॉपर्ड था, तो ये ख़त्म कैसे हुआ, ये ख़त्म हुआ या फिर एक न्यू बिगिनिंग थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। Around 1900 BCE, these Sindhu Saraswati civilization, despite all its achievement, देखो बहुत सारे achievements हमने देखे ना यहाँ पे, क्या क्या थे, कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट थे, began to fall apart, ये टूटने लग गया धीरे धीरे। The cities were abandoned one by one, एक बहुत सारे सिटीज़ थे तब, बहुत सारे सेटलमेंट्स थे, एक एक करके जो सारे बड़े बड़े शहर थे वो सारे टूटने लगे, वो सारे खाली होने लग गए, ठीक है। और if any inhabitants remained, they adopted a rural lifestyle in changed environment. It appears that the earlier government or administration no longer existed. Gradually, the Harappans scattered over hundreds, if not thousands, of smaller rural settlements. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े बड़े cities थे जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथाल, ठीक है, ये सब ये जो काफ़ी बड़े सिटीज़ थे हड़प्पा के, ठीक है, ये सारे क्या होने लगे, सारे बिखरने लगे, सारे जैसे कि वहाँ पे कोई रहना ही लोगों ने बंद कर दिया। तो वो क्या रीज़न है हमें पता नहीं, जैसे कुछ रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था वो पता नहीं। ताकि ये रीज़न हो सकता है एनवायरनमेंट चेंज वगैरह के कारण, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज वगैरह भी एक रीज़न हो सकता है। अगर कोई रह रहा भी था आसपास, तो वो क्या हो गया, जो उनका जो अर्बन लाइफस्टाइल था, जो टाउन वगैरह थे, वो क्या थे, सब कुछ किस में बदल गए, रूरल लाइफस्टाइल में। वो फिर गाँव वाले उसमें आ गए, गाँव वाले लाइफस्टाइल में वापस से आ गए। तो क्या रीज़न से वो आए वापस, तो हमें पता नहीं है। वो जो गाँव था पहले, जो हंड्रेड्स था, वो क्या हो गया, अब थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गए, और बहुत सारे स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स हो गए। अब सिटीज़ वगैरह नहीं है, तो सिटीज़ वगैरह नहीं है मतलब आपको अब अनाज वगैरह वहाँ पे सप्लाई करना नहीं पड़ेगा, आप अपना अनाज अपने हिसाब से आप उगा सकते हो। तो वो क्या रीज़न था हमें पता नहीं है, ठीक है। सी हियर,
around 1900 BCE. Okay, wow, what happened to this civilization? Despite all this achievement, they started falling apart. People started abandoning the city. Okay, and the cities were now empty, and the city started turning into some rural settlement. And what was the reason for this settlement? And it appears like there was no government, no administration, nothing was existed anymore. Everyone came into their rural settlement. So what is the reason behind it? It might be because of the change environment, but exactly we don't know. So here they have given a small reason. Okay, the Harappan returned to rural settlement because a rural lifestyle gives easier access to food and water than an urban lifestyle. Then as now, cities depended on village to provide food and sometimes water. So this is one of the reason. Okay, like it is easier to come it is easier to grow fruit and foods and water if you are in a urban if you are in a rural lifestyle. Otherwise, in urban lifestyle, what will happen? The rural village have to again supply. So there might be some reason because of change environment, they might not be able to grow enough crops, isn't it? So that is why slowly what happened, everything started scattering away. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्मॉल रीज़न दिया हुआ है कि ये रूरल लाइफस्टाइल में क्यों आए, क्योंकि रूरल लाइफस्टाइल में इसलिए आए, अगर अर्बन लाइफस्टाइल ये फॉलो करते तो ये फूड्स वगैरह इनको सप्लाई करना पड़ता, क्या पता वो चेंज एनवायरनमेंट के कारण ये फार्मिंग वगैरह कर ना सके, कुछ क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो नहीं रहा, सूखा पड़ गया हो, ठीक है। तो इन सारे रीजंस के कारण अब ये रूरल सेटलमेंट में आ गए ताकि इनको सप्लाई करना ना पड़े, कि डे टू डे ये अपना ही पेट, ये मतलब कुछ अनाज वगैरह उगा के कुछ भी करके अपना ही पेट वगैरह भरने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग रूरल सेटलमेंट में आ गए। ये रीज़न ऐसे दिया गया है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि अच्छा ठीक है यही रीज़न है, ठीक है। सो व्हाट कॉस्ट दिस डिक्लाइन, तो ये ऐसा क्या हुआ, तो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रीजन दिया है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज मैनी फैक्टर्स। लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट वार और invasion may have destroyed this city, but there is no trace of warfare or invasion. Indeed, the Harappa do not seems to have kept any army or weapon of war as far as the evidence goes. It seems to have been a relatively peaceful civilization. तो पहले इन्होंने क्या सोचा कि चलो कि किसी वार वगैरह के कारण कुछ बड़ा वार हुआ होगा, इसलिए सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने एक्सकेवेट किया, ऐसा कोई इनको कुछ भी ऐसा मिला नहीं, जैसे कि वार में यूज़ होता है ना, जैसे वेपन्स वगैरह कुछ भी इनको मिला नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं मिला। तो इससे क्या पता चलता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो बहुत ही पीसफुल सिविलाइजेशन था, ठीक है। सो हियर फर्स्ट रीजन व्हाट दिस आर्कियोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू गिव अस दैट दिस सिविलाइजेशन माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वार, बट there was no evidence of any weapons during excavation, so it does not go with the reason. Okay, it does not suits as the reason for the destroyment of these decline of this Harappan civilization. So it was indeed a very peaceful civilization, no weapons, no nothing, such kind of things were not been found, okay, during the excavation of this Harappan civilization. So other factors, okay, two other factors have been currently agreed upon. Among them, first is that a climatic change would affect much of the world from 2200 BCE onwards, causing reduced rainfall and drier phase. This would have been made agriculture more difficult and could have been reduced food supply to the cities. So इनमें से इन्होंने पहला रीज़न क्या दिया है, जैसे कि हम मान सकते हैं, अच्छा ठीक है चलो इस रीज़न के कारण शायद ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है डिक्लाइन हो गया था। तो जैसे कि क्या हुआ था, क्लाइमेटिक चेंजेस हो गया था ये 2200 BC बिफोर क्राइस्ट, ओके, बिफोर कॉमन एरा। तो क्या हुआ था कि 2200 BC के आसपास क्लाइमेट चेंज वगैरह काफ़ी हो गया, बारिश वगैरह काफ़ी कम हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, सूखा वगैरह पड़ने लग गया। तो इसके कारण शायद एग्रीकल्चर वगैरह करने में, फार्मिंग करने में इनको दिक्कत आई होगी, क्योंकि फर्टाइल लैंड ना हो, इनफ वाटर ना हो, तो एग्रीकल्चर हम खेती बाड़ी हम कर नहीं सकते, है ना। तो इस सप्लाई वगैरह के लिए भी इनके पास खाना ना, सप्लाई वगैरह करने के लिए भी इनफ फूड्स वगैरह कम मतलब सफिशिएंट नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, ये सब कुछ ख़त्म हो गया और क्या हुआ, ये लोग रूरल सेटलमेंट में आ गए। तो दूसरा रीज़न क्या है, सेकेंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन, सर्टनली सिटीज़ देयर सच एज कालीबंगन और बनावाली वेर अबंडन. There could have been other factors, but these two reminds us how much we depend on climate and environment for our well-being. So another reason is that, दूसरा रीज़न है कि वो लोग ये क्या सोच रहे थे, अच्छा ठीक है जो सरस्वती रिवर है जो ये सूखने लग गई, तो सरस्वती रिवर जब सूखने लगी तो क्या हुआ,
जैसे अगर पानी वगैरह सूखने लगे, रिवर सूखने लगे तो सूखा पड़ जाएगा, आप फर्टाइल लैंड नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो इससे हमें क्या याद दिलाता है, जो एनवायरमेंटल चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, कितना ज़रूरी होता है, ठीक, कितना ज़रूरी होता है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये 2 रीज़न दिया हुआ है। सी हियर दे हैव गिवन 2 रीज़न, ओके, प्रोवाइडली विच गोस ऑन। फर्स्ट इज दैट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक चेंज अराउंड 2200 BCE, there was reduced rainfall and the places were started drying up, because of which it becomes difficult for them to do agriculture and difficult for them to supply the food to the cities. So that is why they have came to back to the rural settlements. And another reason is that the river Saraswati have been dried up, okay, and the settlement near these rivers Saraswati, they also all it was all dry. As it was all dry, so it was not possible for them to stay there, because we need water and fertile soil, isn't it, to settle into an area. So these 2 reasons, what reminds us, it reminds us that how much we depend on this climate and environment for our development. If there is any kind of changes in the climate, if there is heavy rain also, everything will be destroyed. If there is no rain also, everything will be destroyed. So how much we are dependent on climate, isn't it? So although the city disappeared, much of the Harappan culture and technology survived and was passed on the next phase of Indian civilization, which we will explore in a full chapter. So although these Harappan civilization was all declined, okay, but their technology, it survived and it was been passed on to another civilization another Indian civilization, about which we will learn in detail in our other chapter. तो हालांकि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है डिक्लाइंड हो गया, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो भी ये इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है, ये क्या हुआ, पास हुआ दूसरे जनरेशन, दूसरे इंडियन सिविलाइजेशन में ये पास हुआ। तो इसके बारे में हम क्या डिटेल में क्या करेंगे, अब आगे के जो चैप्टर्स है उनमें पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस पर एक क्विक समरी हम देख लेते हैं चैप्टर का। जैसे द इंडस हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने देखा था ना, जो इंडस, ये इनके बहुत सारे नाम थे, 3 नाम यहाँ पे दिए गए, इंडस, हड़प्पन या सिंधु सरस्वती। ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहाँ का है, वर्ल्ड का। ये यहाँ के जो रहने वाले द इनहेबिटेंट्स द हड़प्पन क्रिएटेड अ प्लान सिटीज़ विद इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स क्राफ्ट एंड अ ब्रिक्स ट्रेड। तो यहाँ पे हमें क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, ये लोग इन्होंने क्या बहुत टाउन प्लानिंग की, बहुत की वेल प्लान था, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट काफ़ी सही थी, और क्राफ्टिंग वगैरह बहुत डाइवर्स थी, काफ़ी यूनिक थी, और ट्रेडिंग भी काफ़ी एक्टिव थी, है ना। तो काफ़ी डेवलपमेंट ये ट्रेडिंग के थ्रू भी लेके आए थे। और दूसरा क्या पॉइंट हमने देखा इस चैप्टर में, A productive agricultural brought a variety of crops to the city। तो variety of crops भी हमने देखा, जैसे कि बहुत सारे सीरियल्स हमने देखा, दालें, पल्सेस हमने देखा, वेजिटेबल्स वगैरह ये ग्रो करते थे, राइस ग्रो करते थे। तो बहुत सारे, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि इनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी काफ़ी एडवांस थी, ठीक है। और दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन प्रोबेबली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरनमेंट चेंज, पीपल रिटर्न टू अ रूरल लाइफस्टाइल। तो ये डिक्लाइन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ गया था, क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंज आ गया था। तो इसके कारण जो यहाँ के लोग थे कि इन्होंने क्या किया, अपना रूरल लाइफस्टाइल में दोबारा आ गए, ताकि ये, क्योंकि फूड सप्लाई वगैरह ये कर नहीं सकते थे तब, क्योंकि कम पड़ जाता था, सूखा पड़ गया होगा या फिर कुछ चेंज आ गया होगा क्लाइमेट में, तो उसके कारण क्या था, उपजाऊ वगैरह नहीं हुआ, खेती बाड़ी ये कर नहीं सके, तो रूरल लाइफस्टाइल में ये वापस आ गया। इस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो काफ़ी जो डेवलप्ड हो गया था वो सारा ख़त्म हो गया, वो सारा डिक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इन केस आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे फिर दूसरे क्लास में विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय क्लास, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।